जय हिंद प्यारे साथियों, मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बिहार मैथमेटिक्स पर। प्यारे दोस्तों, आज हम लोग BSSC इंटर लेवल का मैथ का सेट नंबर 3 करने वाले हैं। देखिए, बहुत सारे विद्यार्थियों का ये कमेंट आ रहा है कि सर रीजनिंग का भी चालू कीजिए, तो मैं रीजनिंग का भी चालू करूँगा। कम से कम इसका 10 सेट मैं कंप्लीट कर लूँ, फिर रीजनिंग का भी स्टार्ट करूँगा। देखिए, ज़्यादा समय नहीं है मेरे पास, इसलिए मैं क्लासेस नहीं ले पाता हूँ ज़्यादा। जैसे मुझे समय मिलने लगेगा मैं वैसे ही करके जो है कि इसका क्लासेस भी लाता जाऊँगा, रीजनिंग का भी। ठीक है, तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। अभी आपके पास में बहुत समय है, आप जो है कि लगातार प्रिपरेशन करते रहिए। अब संडे को आपका जो है कि मैराथन आएगा एक, ठीक है, और टाइम वगैरह मैं बता दूंगा संडे को कितने बजे से मैराथन रहेगा, ठीक है। या फिर मैं रिकॉर्डेड, हो सकता है रिकॉर्डेड डाल दूंगा, जिसमें जो है कि एक वीडियो में आपका मैथ का एक टॉपिक जो है कि कंप्लीट मिलेगा, ठीक है। उसको पढ़ने के बाद सारा डाउट आपका खत्म हो जाएगा मैथ का। चाहे 50 क्वेश्चन हो, चाहे 60 क्वेश्चन हो, जितना चैप्टर से क्वेश्चन होगा, मैक्सिमम टाइप के क्वेश्चन सारे एक क्लास में लाऊंगा। उस सभी क्वेश्चनों को बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक का मैं आपको रिवीजन करवा दूंगा, जिससे कि आप जो नए विद्यार्थी हैं उनको भी सीखने को मिले, ठीक है, वो भी सीख जाएं, और जो पुराने विद्यार्थी हैं उसको भी जो है कि जो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो वो भी क्लियर हो जाए। ठीक है प्यारे दोस्तों, आज हमारा सेट नंबर 3 है। आप सभी देख सकते हैं सेट नंबर कौन सा है, 3। आपने यदि इससे पहले वाले प्रीवियस 2 वीडियो नहीं देखा है तो वो जरूर देख लीजिए, आपको पता चलेगा। देखिए, मैं हर एक क्लास में बिल्कुल कंसेप्ट के साथ पढ़ाता हूँ और प्लस शॉर्ट ट्रिक के साथ पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो मतलब आपको, यदि आप इसे देख रहे हैं, यदि आप नए भी हैं ना, तो भी आपको समझ आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सभी को समझ आएगा। चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला सवाल आप सभी के सामने है। एक स्टॉक वाली रेंज सेल में एक जूता कंपनी ने 20% की छूट की घोषणा की है, ठीक है। कोई स्टॉक वाली रेंज की कंपनी है, ये जूता सेल करती है, जूता सेल पर 20% छूट देने की घोषणा की है। यदि छूट प्राप्त कीमत 800 रुपये, तो मूल कीमत क्या थी। देखिए, इसको ऐसे लिखना चाहिए यहाँ पे, यदि छूट देने के बाद की कीमत 800 रुपये है तो मूल कीमत क्या थी। देखिए, विद्यार्थी को फंसाने के लिए दिया हुआ है ये सब। ऐसा लैंग्वेज क्या करता है ना, विद्यार्थी को फंसाने के लिए दिया है कि बच्चा फंस जाए और छूट के चला जाए। लेकिन हम लोग इसलिए बैठे हुए हैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए कि गलती ना हो, सिखाने के लिए। अब देखिए, हर एक चीज़ का मूल्य जो होता है वो हमेशा 100% होता है। मैं थोड़ा सा पेन का कलर चेंज करता हूँ, ठीक है। ये रहा इसका येलो कलर। तो आपको पता है हर एक चीज़ का जो मूल्य होता है वो कितना परसेंट होता है, 100% होता है। अब देखिए, 100% में से 20% छूट दे दिया तो बचा कितना, 80% में इसने बेचा होगा। 100% मतलब इसका मूल्य है, इसमें से 20% छूट दे के बेचा। जैसे ही हम लोग इसमें से 20% माइनस करेंगे तो ये कितने के बराबर होगा, 80%, यानी कि 80% में इसने बेचा है। और बेचा कितने में है, देखिए तो यहाँ पे लिखा छूट प्राप्त कीमत, यानी कि इसको छूट पर प्राप्त कीमत लिखना चाहिए। मतलब छूट के बाद जो कीमत है वो 800 रुपया है। तो यहाँ पे हमको कितने में बेचे हैं, 80% में, यहाँ पे बेचा है 800 में, तो 80% 800 के बराबर हो गया। जब 80% 800 के बराबर हो गया तो हमें क्या निकालना है, मूल कीमत। मूल कीमत कितना होता है, 100%, तो 100% का मान निकाल लीजिए। देखिए, शॉर्ट करने का तरीका प्यारे दोस्तों बहुत सारा है, हम आपको और भी शॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको ये जो समझा रहा हूँ ना, ये आपको समझने के लिए, यदि आप ये समझ जाएंगे तो आराम से निकल जाएगा, आंसर हो जाएगा 1000 रुपये। आप बोलेंगे ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया, लेकिन ये बहुत बड़ा नहीं है। अभी देखिए मैं आपको समझाता हूँ। अब हम डायरेक्ट कैसे करेंगे, डायरेक्ट हमको सॉल्यूशन करना होगा, ये तो मैं आपको समझाने के लिए लिख दिया बस। लेकिन आपको एग्जाम में कैसे करना है, ऐसे करना है। देखिए, जैसे पढ़ेंगे, एक स्टॉक वाले सेल में एक जूता 20% छूट की घोषणा की है। यदि छूट पर प्राप्त कीमत 800 रुपये है तो मूल कीमत क्या थी। अब सोचिए थोड़ा सा, ये छूट 20% दिया और 20% छूट देने के बाद 800 रुपये में बेच दिया, मतलब 100 में से 20 छूट किया तो कितना बराबर हो गया, 80% के बराबर हो गया ना। ये कितने के बराबर है, 80% के बराबर है। 800 रुपया कितने प्रतिशत के बराबर है, 80% के बराबर है। बस 80% नीचे लिख दिए, ठीक है। 80% क्या लिख दिए, नीचे लिख दिए। अब देखिए, हमें क्या क्या मूल कीमत निकालना है। आप सभी को पता है मूल कीमत हमेशा 100% में प्राप्त होता है। 800 रुपये में बेचें, यहाँ पे 80 में बेचें, लेकिन हमें चाहिए क्या, मूल कीमत। मूल कीमत कितना होता है, 100%, तो 100% से गुना कर देंगे तो परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, 800 से 800 कट गया, 1 जीरो बचा, कुल मिला कितना आ गया, 1000। 1000 इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे होगा एग्जाम में, ऐसे होगा शॉर्ट, समझ गए बात, ऐसे होता है। इस तरीके से आपसे प्रैक्टिस कीजिएगा, जब आप समझ जाइएगा ये चीज़ ना, तो बोलिएगा कि सर ये तो बार बार हो रहा है ना, ये तो बार बार हो रहा है। हम लोग क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट हम लोग 800/80% है, जितना में बेचा है ये 800 में बेचा है, यहाँ पे कितना बेचा, 80 में बेचा है। अब निकालना क्या है सर, कीमत निकालना है। कितना कीमत,
ये मूल कीमत कितना होता है 100% निकालना है, जो निकालना है उसको यहाँ से गुना कीजिए, बस हो गया सॉल्यूशन। देख लीजिए एक 10 बार में ये बच कटेगा, ये आंसर हो गया 1000 रुपया। तो आपको ये समझना पड़ेगा, ये सब चीज़ें, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि आपको ये बार बार आपको ट्राई करना है, ठीक है। ये तो मैं बेसिक समझा रहा हूँ आपको, जिससे कि आप जो कि कंसेप्ट मजबूत हो जाए, आपके दिमाग में फिट हो जाए कैसे बनाना है, लेकिन बनाना है इस तरीके से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। सवाल में कहा गया रेखा ने एक स्कूटर 20,000 रुपये में खरीदा और 22,000 में बेच दिया, तो लाभ % ज्ञात करें। इसमें इससे आसान तो कोई सवाल हो नहीं सकता है। क्रय मूल्य उसका है 20,000 रुपया, खरीदा 20,000 में और बेचा कितने में बताइए, तो बेच दिया कितने में 22,000 रुपये में। तो बोलेंगे सर उसको कितने का लाभ हो रहा है, तो बोलेंगे सर 2,000 रुपये का लाभ हुआ, इसको लाभ कितने का हुआ 2,000 रुपये का लाभ हुआ। हमें लाभ प्रतिशत निकालना है, जितना लाभ हुआ 2,000 लाभ हुआ तो उसका 100 से गुना, लाभ गुना 100 बटे में क्रय मूल्य कितना है भैया 20,000 रुपया। बस इनको सॉल्व कर लीजिए। देखिए 4 0 और 4 0 यहाँ से कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, उत्तर कितना होगा 10, यानी कि 10% का इसको क्या हो गया लाभ हो गया। इतना सा आसान सवाल था, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है, ना ही किसी को दिक्कत होगा। अगला क्वेश्चन देखिए जिस सवाल में हमें समय लगाने के लायक हो उस सवाल में समय लगाऊंगा जिससे आपको समझ आए, कहीं कोई दिक्कत ना हो। अब देखिए सवाल में बोला गया, अगला नंबर सवाल में 84 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद रघुवीर ने यह पाया कि वह 5 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिक गति से यात्रा करता तो उसे 5 घंटे कम लगते। उसने वास्तविक किस गति से यात्रा की है। अब थोड़ा सोचिए, ये सवाल देखिए एक तरह से यदि हम बनाने के लिए जाएंगे तो ये लंबा भी द्विघात समीकरण पे चला जाएगा। हम लोग इस टाइप के सवाल को ऑप्शन से डील करेंगे, ठीक है। ऑप्शन से डील करेंगे तो बहुत जल्दी बना सकते हैं। यदि ऑप्शन से नहीं होता तो फिर हमको बेसिक मेथड पे जाना पड़ेगा। मैं आपको इसमें दोनों मेथड बताऊंगा कि दोनों तरीका आपको पता होना चाहिए। नहीं यदि ये काम नहीं करे तो दूसरा तरीका चुटकियों में बना लेंगे, ठीक है। चलिए देखिए ऐसे ज़्यादातर इस तरह का सवाल ऑप्शन से ही बनाते हैं। सवाल में 84 किलोमीटर की यात्रा कर रहा है, ठीक है। यात्रा करने के बाद रघुवीर ने यह पाया कि यदि वह 5 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिक चाल से, ये समझिए 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक चाल से यात्रा करता है उससे 5 घंटे कम समय लगता है। मतलब क्या है, ये 84 किलोमीटर जा रहा है, पहले कुछ चाल से जा रहा होता, मान लेते हैं हम x किलोमीटर प्रति घंटा से जा रहा था, लेकिन अब क्या कर रहा है, यदि यही 84 किलोमीटर ये 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक चाल से चलता है, ये लिखा ना 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक चाल से चलता, तो पहले जिसकी x था अब कितना कर देते हैं, इसका x + 5 कर लेते हैं। यदि 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक कर दिया हम तो यह कितना कम समय लेता, तो ये 5 घंटे कम समय लेता, 5 घंटे कम समय लेता, 5 घंटे कम समय लेता, तो 5 घंटे कर देंगे यहाँ पे, आवर है। अब थोड़ा सोचिए ऊपर में क्या है दूरी, अब बट नीचे में कितना है चाल, तो आप सभी को पता होना चाहिए दूरी बटे में चाल करते हैं तो क्या निकलता है, मैं इस साइड में लिख देता हूँ इसको, ठीक है। दूरी बटे चाल करते हैं तो क्या निकलता है, बोलेंगे सर समय निकलता है। इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास क्या निकल गया, समय निकल गया है। तो समय बराबर कर दिए इसके दूरी बटे चाल, यहाँ भी दूरी बटे चाल, दोनों का अंतर कितने घंटे का है 5 घंटे का। इससे जो समय निकला और इससे जो समय निकला दोनों का अंतर कितने घंटे का 5 घंटे का, ठीक है। बात समझ में आ गया। अब आ जाते हैं हम लोग ऑप्शन पर, इस तरीके से बनाएंगे। देखिए समझिए, ये मैंने समझा जो समझाने वाला चीज़ था। अब सवाल में कहा गया है कि पहले तो इसकी चाल थी कुछ, ठीक है, लेकिन यदि अब ये 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता तो इन दोनों का जो अंतर होता वो 5 घंटा होता। तो अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन में ऑप्शन में क्या दिया है, उसने वास्तव में किस गति से यात्रा की, वास्तव में किस गति से यात्रा की, मतलब इसकी ओरिजिनल चाल। तो हमारे पास ओरिजिनल चाल इसकी हमारे पास दिया हुआ है, जो x का वैल्यू है ना, ये x का वैल्यू हमारे पास ये ऑप्शन में दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, एक एक करके x का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे और देखेंगे क्या दोनों का अंतर 5 घंटे आता है, जिसमें हमारा अंतर 5 घंटे आ गया तो वही हमारा उत्तर हो जाएगा। बात समझ में आया। तो चलिए पहला हम लेते हैं 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। यदि हम 5 यदि यहाँ पे रखते हैं, यदि आप गौर से देखेंगे, ठीक है, यहाँ पे यदि हम 5 रखेंगे तो 84 बटे कितना आएगा 5। अब बताइए ये दोनों कटेगा क्या, बोलेंगे सर ये तो कटवे नहीं करेगा, तो फिर कैसे बात कर रहे हैं आप, ये पॉइंट में चला जाएगा, तो ये ऑप्शन नंबर ए होगा ही नहीं, ठीक है। इस तरीके से आपको ऑप्शन छांटना है। अब देखिए, अब हम दूसरे ऑप्शन पे चलते हैं, एक तो होगा नहीं, अब दूसरा ऑप्शन देखते हैं। दूसरा ऑप्शन में क्या है 6 है। अब देखिए 84 बटे कितना करेंगे 6 करेंगे, ठीक है। अब कटेगा, ये काट दिए, 6 कम 6, 6 चौक 24, ये तो कट गया, ठीक। अब इसको देखते हैं, अब 6 पर इसमें देखिए 84 और यहाँ पे 6 5 कितना हो जाएगा
6 और 5 11। अब बताइए क्या 11 कटेगा 84, मतलब 11 से कटेगा 84? बोलेंगे सर क्या बात कर रहे हैं, ये भी तो पॉइंट में ही चला जाएगा, तो ये भी खत्म हो गया, मतलब ये भी ऑप्शन नहीं होगा। जिसमें पूरा पूरा 5 घंटे का अंतर होना चाहिए वही हमारा उत्तर आएगा। अब हम 7 को ले लेते हैं, ठीक है। अब 84 बटा कितना करेंगे x, ये x का मान 7 रख देंगे, 7 से काटेंगे तो बरसते 84, 12 बार में कट गया। अब यहाँ पे आ जाइए, 84 बटे में इसको ले लीजिए, 7 5 12। अब 12 से काटेंगे बरसते 84, देखिए दोनों का निकल गया, इसका निकला है 12 और इसका निकला है 7। यदि दोनों का अंतर करेंगे कितने घंटा आया, तो बोलेंगे सर 5 घंटे का आ गया, बिल्कुल 5 घंटे का आ गया, यही तो हमें चाहिए था। तो हमको x का मान क्या लेना पड़ा, तो बोलेंगे सर x का मान आप 7 लिए, यानी कि 7 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी क्या थी, वास्तविक चाल थी, ठीक है। तो यही हमारा क्या बन गया, ऑप्शन बन गया, ये भी खत्म हो गया, ठीक है। समझ आ गया, इस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। या फिर आपको देखिए ये तो तरीका समझ आ गया, आप सभी को कुछ नहीं करना है इसमें, बस ऑप्शन देखना है, ठीक है। एक मैं आपको दूसरा तरीका बता देता हूँ, मैं थोड़ा सा इनको यहाँ पे लिख भी देता हूँ, जिससे आप यदि आप नोट्स बनाएंगे तो आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। अब बोलिएगा नहीं कि हम डायरेक्ट ऑप्शन नंबर ये वाला लिख रहे हैं, ठीक है, मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ ये बस। अब देखिए 84 बटे 7 करेंगे, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 से चल रहे हैं, तो 7 करेंगे और माइनस करेंगे 84 बटे 7 5 12। अब बराबर देखिए यहाँ पे कितने का अंतर आएगा, बरसते 84 और यहाँ पे 7, ठीक है। और घटाएंगे तो यहाँ पे कितने घंटे का, 5 घंटे का आ जाएगा अंतर, है ना, 5 घंटे का आ जाएगा, ये मैंने लिख दिया है। अब देखिए ये तो फर्स्ट मेथड हो गया। अब सेकेंड मेथड में क्या होगा पता है, सेकेंड मेथड तो यही रहेगा, इसको आपको बस क्या करना है, सॉल्व करना है, द्विघात समीकरण बन जाएगा ये। जैसे 84 बटे में x है, माइनस में 84 बटे x प्लस 5 है, अब बराबर क्या आ जाएगा 5 घंटा। इसको हमें क्या करना पड़ेगा, द्विघात समीकरण बनाना पड़ेगा, लेकिन ये वाला मेथड लेंदी हो जाएगा, इसको हम आपको प्रेफर नहीं करेंगे। ये वाला मेथड आपके लिए बेस्ट है, यही यूज कीजिएगा, इसको द्विघात समीकरण कीजिएगा तो सॉल्व हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते, ज़्यादा देखिए हम आपको समय बर्बाद नहीं करेंगे। अगला सवाल देखिए क्या कर रहा है, एक रेफ्रिजरेटर का लागत मूल्य 28,000 रुपया, लागत मूल्य यानी कि क्या होता है, क्रय मूल्य एक तरह से, ठीक है। दुकानदार उस पर 20% छूट देता है, लागत मूल्य पर 20% छूट देता है और 10% की हानि उठाता है, रेफ्रिजरेटर का अंकित मूल्य क्या है। अब थोड़ा सा सोचिए, हमारे पास इसका जो क्रय मूल्य दिया गया है, कितना दिया गया, 28,000 रुपया क्रय मूल्य दिया गया है, ठीक है, 28,000 रुपया क्रय मूल्य है। और ये क्या करता है, दुकानदार उस पर 20% छूट देता है और 10% हानि उठाता है। अब थोड़ा मेरी बात सुनिए, रेफ्रिजरेटर का अंकित मूल्य हमें निकालना है। अब थोड़ा सा समझिएगा मेरी बातों को, मेरी बात को सुनिएगा। देखिए इस बनाने का इसका बहुत सारा तरीका है, ठीक है, मैं जो आपको बता रहा हूँ थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अंकित मूल्य निकालना है, तो अंकित मूल्य अभी कुछ नहीं, तो हम यहाँ पे x रुपये मान सकते हैं, मान लिया x रुपया। अब इस पे हम क्या किए, 20% का छूट दिए। दुकानदार जब भी छूट देगा ये किस पे छूट देगा, अंकित मूल्य पर छूट देगा। तो अंकित मूल्य x रुपया, छूट कितना दिया, 20%। जैसे 20% छूट दे देते तो बचा कितना, 80 बटा 100, ठीक है। लेकिन 20% छूट देने के बाद इसको कितने की हानि हो रही है, इसको हानि हो रही है 10% की। 10% का हानि होने का मतलब क्या है, ये हमको क्रय मूल्य से भी नीचे मूल्य पर इसने हमको बेच दिया। हानि तो तभी होता है ना जब हम जितना में खरीदे हैं और उससे कम दाम में किसी को बेच दिए हैं। मतलब एक पेन हम मान लीजिए 5 रुपया में खरीदे हैं, 5 रुपये में खरीदे हैं, इसको हम 2 रुपया में बेच देंगे, तभी हमें जो है कि हानि का सामना करना पड़ेगा। वही है यहाँ पे, इसने 28,000 में तो खरीदा है, लेकिन इसने इसे हमको जब 20% का डिस्काउंट, इसको 10% की हानि हो गया, तो हमको इसमें क्रय मूल्य से भी कम हुआ, तो इसको भी हमें कम करना पड़ेगा, तो 90 बटा 100 करना पड़ेगा बस। अब जैसे ही इनको सॉल्व करेंगे हमारे पास ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा। देखिए 100 से 100 कट गया और काट लीजिए, 1 0 से 1 0 कट गया और कटने वाला है, काटिए, देखिए कहाँ से कट रहा है। 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, 4 से काटेंगे 4 7 28, 7,000, और 2 से काटेंगे यहाँ पे 2 से कट जाएगा, 35 दूनी 70, ठीक है। अब गुना कीजिए, x बराबर क्या निकल जाएगा, अंकित मूल्य क्या निकल जाएगा, इसको गुना कीजिए। 00 वाला ऑप्शन आंसर होगा। 00 किस में है, या तो ये आंसर होगा या तो ये आंसर होगा, समझ में आ गया। ऐसे भी ऑप्शन छाटना, ये दोनों तो होगा ही नहीं होगा, इन दोनों में से कोई होगा, गुना करिए। तो जैसे गुना करेंगे 9 5 45, 4 9 27, 28 29 30 31, यानी कि कितना आ गया, 315। 315 यानी 31,500 हमारे पास में इसका क्या हो जाएगा, अंकित मूल्य हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गया सभी को। एक चलिए हम आपको दूसरा तरीका भी बता देता हूँ।
समझिए, ये समझ में आ गया सभी को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कुछ नहीं किया मैंने। अब देखिए एक चीज़ क्या होता है, वैल्यू समझिएगा, एक तरीका क्या होता है इसको बनाने का, एक और तरीका होता है। देखिए जब हम किसी वस्तु पर क्रय मूल्य से हम लोग जब अंकित मूल्य पर जाते हैं, अंकित मूल्य पर जाते हैं, तो अब सोचिए थोड़ा सा, दूसरा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। जब हम क्रय मूल्य से हम जब अंकित मूल्य पर जाते हैं तो क्या करते हैं, तो दाम किस ज़्यादा कौन सा होगा, क्रय मूल्य वाला दाम होगा, जो उस पर हम अंकित करेंगे उसका एमआरपी ज़्यादा होगा। बताइए, तो बोलेंगे सर एमआरपी ज़्यादा होगा क्योंकि दाम तो उस पर बहुत सारा अधिक लिख देता है, लेकिन उसे कुछ छूट दे करके बेचता है। बात समझ में आया, मतलब हमको कम से ज़्यादा की ओर जाना है, कम से ज़्यादा की ओर जाना है तो हमको मूल्य को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, याद रखिए। तो आ जाइए, देखिए क्रय मूल्य हमारे पास में डायरेक्ट इससे आंसर निकलेगा। मेरे पास में 28,000 था इसका क्रय मूल्य, 28,000 था ना भैया इसका क्रय मूल्य। अब देखिए क्या होगा, अब समझिए क्या होगा यहाँ पे। देखिए कि पहले हम इसमें 20% की छूट दिए थे, तो 20% का जब छूट दिए थे, अब तो हमको इसको क्या लिखते हैं, 80/100 लिखते हैं जब 20% छूट देते हैं तो। लेकिन यदि हम इसको ऊपर में 80/100 से लिखेंगे ना, 80 ऊपर लिखेंगे 100 नीचे लिखेंगे, तो इसका दाम, इसका मूल्य हमारा घट जाएगा। हमको इसको बढ़ाना है, क्रय मूल्य से अंकित मूल्य बनाना है, इसको हमको बढ़ाना है। तो क्या करना पड़ेगा, इसको उलट करके लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे भैया, 100 बटा क्या लिखेंगे, 80 लिखेंगे। बात क्लियर हो यहाँ तक। उसी प्रकार से फिर अगले देखिए, अगला क्या है, अब जैसे ही हम लोग इसको क्या करेंगे, अब देखिए, अब लेकिन क्या बताया है कि हमें क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। हमें क्या हो रहा है, इसमें हानि हो रहा है। कितने की हानि हो रही है भैया, 10% की हानि हो रही है। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 90/100 लिखेंगे, 90/100 लिखेंगे। क्योंकि देखिए जब हानि हो रही है ये तो ओरिजिनल हानि है, इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये ओरिजिनल हानि हमारे पास हानि ही हो रहा है ना, हम छूट तो नहीं दे रहे हैं, ये तो हानि हो रहा है। तो हमको ऐसे ही हानि को ऐसे ही हानि में लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए समझ आ गया सभी को, ये हो जाएगा हमारे पास में 90/100। अब ये मत बोलिएगा, क्योंकि देखिए हमें हानि हुआ है ना, तो हानि हुआ तो हमको ऐसे ही लिखना पड़ेगा। अब जैसे ही हम लोग इसको काटते हैं तो देख लिए, काट लिए, 100 में से 100 कट गया, 0 से 0 कट गया, और 8 से जैसे ही काटेंगे तो यहाँ पे देखिए 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 7 28, ठीक है, और 2 से काटेंगे 35, तो 35 पर 3 जीरो, 35 पर 2 जीरो हो जाएगा। अब जैसे गुना करेंगे तो फिर से वही 315 वाला वैल्यू आपके पास, 00 वाला वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से भी बना सकते हैं, आपका जैसा मन करे। ठीक है, समझ आ गया आप सभी को। अब देखिए ये सब चीज़ें जो थी ना, ये सब चीज़ें मैंने आपको वीडियो में समझा दिया था, ये सब चीज़ें उतना लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए, तो आप उम्मीद आप सभी को समझ आ गया वो दोनों तरीका, ऊपर वाला तरीका, नीचे वाला तरीका। अब देखिए सवाल में क्या कहा गया, अगला सवाल है, 3 अंकों की वह संख्या, 3 अंकों की वह संख्या बताइए जिससे 2, 5, 9 एवं 11 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 1 हो। अब देखिए इस तरह का सवाल करने के लिए आपको करना क्या है, इस तरह का सवाल करने के लिए आपको करना क्या है, कुछ भी नहीं करना है। समझिएगा कि जैसे देखिए जो संख्या दिया है हम उस संख्या का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। 3 अंकों की संख्या निकालना है तो सबसे पहले हम इन सभी का एलसीएम निकालते हैं। मतलब जिससे हमको भाग देना है, किससे भाग देंगे, 2 से, 5 से, 9 से, 11 से, इसी से भाग देंगे। तो हम इन सभी का एलसीएम, जिससे भाग दे रहे हैं कि जिससे भाग देने के बाद मेरा जो है क्या, शेषफल, भाग देने के बाद शेषफल 1 होना चाहिए। तो पहले हम इनसे जो मिल करके जो संख्या बनता है उसका मान निकाल लेते हैं। तो 2, 5, 9, 11 यही संख्या है ना। तो हम क्या करते हैं, इससे हम डायरेक्ट क्या करेंगे, एक एक इंडिविजुअल भाग देने के लिए नहीं जाएंगे, हम एक ही बार में ऐसा संख्या निकाल लेंगे, डायरेक्ट एक से एक बार में भाग दे देंगे। तो इनका एलसीएम बोलते हैं, उसको एलसीएम निकालिए। जैसे इसका एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखिए 5 दूनी 10, 11 9 99, यानी कि 990 निकल जाएगा इसका एलसीएम। अब देखिए मतलब 990 से भाग देने के बाद हर स्थिति में हमें कितना बचाना है, शेष 1 बचाना है। तो अब सोचिए थोड़ा सा, मतलब 990 से तो बड़ा ही बड़ा वैल्यू हमारा उत्तर होगा ना, तो 990 से बड़ा तो ये सब दिख रहा है। अब सोचिए थोड़ा सा, हम ऐसा चीज क्या करें, यदि हम 990 से भाग देंगे तो उसमें 1 शेष बचेगा। तो भैया आप एक काम कीजिए कि 990 है ना ये, इसमें आप 1 जोड़ दीजिए, जितना शेष बचाना है उतना जोड़ दीजिए। 2 शेष बचाना है तो 2 जोड़ दीजिए, 3 शेष बचाना है तो 3 जोड़ दीजिए, बस इसका एलसीएम निकाले, जितना शेष बचाना है उतना जोड़ दीजिए। अब आप ट्राई कर सकते हैं, ये हमारे पास उत्तर कितना आ गया, 991। अब आप चाहे इसमें 2 से भाग देंगे, चाहे 5 से भाग देंगे, चाहे 9 से भाग देंगे, चाहे 11 से भाग देंगे, हर स्थिति में 1 ही शेष बचेगा। क्लियर हो गया यहाँ तक की बात है, बस और कुछ नहीं है।
किसी से भी भाग दीजिए, बस जितना शेष बचाना हो आपको उतना जोड़ देना है। ठीक है, इस तरह के सवालों में बहुत ही आसान सा सवाल है। देखिए ये एलसीएम का सवाल है, आप मेरे पुराने वीडियो देख सकते हैं एलसीएम का, बिल्कुल मैंने कंसेप्ट से पढ़ाया है वहाँ पर भी। सवाल कहता है दो संख्याओं 12, 16 एवं 18 का चौथा समानुपाती क्या है। देखिए प्यारे दोस्तों, चौथा समानुपाती निकालना बहुत ही आसान होता है। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, तो 12:16 समानुपात का चिन्ह लगाते हैं, और यहाँ पे क्या है 18 है ना, हमको जो समानुपात निकालना होता है उसके बदले एक्स लगाते हैं। 1, 2, 3 और 4 यही तो निकालना था, इसको एक्स मान लिए। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा समानुपात निकालना था, एक्स मान लिए। 12:16 समानुपात 18 अनुपात, यहाँ पे समानुपात लिख दिया हम, यहाँ पे अनुपात होना चाहिए। ठीक है, 1 अनुपात होगा, इसको मिटा दीजिए, यहाँ पे हो जाएगा x। बस अब इनको सॉल्व करेंगे। और आप सभी को पता है समानुपात, समान का मतलब कि इसको क्या बोलते हैं, समान अनुपात। समान का मतलब क्या, तो बराबर अनुपात, बराबरी का अनुपात। तो 12 बटे में कितना 16, और इसका मतलब होता है बराबर 18 बटा कितना x। इनको सॉल्व कर लीजिए। 6 से काटेंगे 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 2 से काटेंगे 2 पंचे 10, 5 10 है ये 10 ना, सॉरी 16 है ये 16। देखिए मिस्टेक हो गया, गड़बड़ी हो गया, यहाँ हमको फिर से लिखना पड़ेगा। यदि एक चीज़ आपका गलत हो जाएगा ना, आपका समझ लीजिए पूरा चीज़ गलत हो गया, इसलिए उसको सही कर लीजिए। तो 12 बटे में 16 और बराबर 18 बटे में x। 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 2 8 16, तो x बराबर कितना हो जाएगा, इससे गुना हो जाएगा। x का मान निकालेंगे तो इससे गुना हो जाएगा। x बराबर 8 तिया 24, तो 24 निकल के आ गया हमारे पास x का मान, यानी x का मान मतलब चौथा अनुपात कितना, समानुपात 24 हो गया। ठीक है, बहुत आसान सा सवाल था ये। अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल में कहा गया 11 परिणामों का औसत 60 अंक है। ठीक है, यदि पहले 6 परिणामों का औसत 59 और अंतिम 6 परिणामों का औसत 62 है, तो छठे परिणाम का अंक ज्ञात कीजिए। अब समझिए बहुत ही आसान सा सवाल है कि यहाँ पे देखिए आपको एक चीज़ लिखना है, संख्या, औसत और योग, एक चीज़ लिखना है। इससे एक तरह से मान लीजिए फॉर्मूला तरीका है आपको बनाने के लिए, बहुत ही आसान सा होगा। तो संख्या देखिए कितना है, 11 संख्या है, इसका औसत कितना 60 है। जैसे इन दोनों गुना करेंगे तो योग पता चल जाएगा, 11 6 66, इतना हो गया योग। अब फिर से बोला है कितना, कि पहले 6 परिणामों का औसत कितना 59 है, तो यहाँ पे संख्या, यहाँ पे औसत, यहाँ पे योग हो जाएगा, याद रखिए। तो फर्स्ट 6, पहले ने बोला है फर्स्ट 6 परिणाम का औसत कितना है 59 है, गुना करेंगे तो हमारे पास योग निकल जाएगा। ठीक है, इनको गुना करेंगे तो 9 6 54 का 4 रह गया, 30 35 हो गया ना, और 30 5 35 हो गया, तो इतना निकल के आ गया। और लास्ट में बोला है यहाँ पे, लास्ट मतलब अंतिम 6 परिणामों का औसत 62 है। अंतिम 6 परिणामों का औसत कितना है 62, तो इनको भी देख लीजिए। तो जैसे इसको गुना करेंगे तो 6 दूनी 12, 6 36 और 37, इतना निकल के आ गया। अब थोड़ा सा मेरी बात समझिए, यहाँ पे संख्या कितना है 11, और 11 संख्याओं का योग कितना है 660। अब देखिए यदि हम इन दोनों को जोड़ेंगे 6 6 कितना हो जाएगा 12 संख्या हो जाएगा, है ना। अब बोलेंगे सर 12 कैसे आ गया, अब थोड़ा सा समझिएगा मेरी बात, मैं 11 संख्या लिख रहा हूँ। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 संख्या लिख दिया। अब बोलेंगे सर 12 यहाँ पे भैया कैसे हो गया, 12 कैसे हो गया। ठीक है, तो अब देखिए यदि हम इधर से शुरू से गिनेंगे 6, तो 1 2 3 4 5 6 को गिन लिया मैंने शुरू से, फर्स्ट वाला 6 ये हो गया। अब हम अंतिम से 6 गिनने जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6, देखिए फिर से 6 आ गया। तो 6 को हम लोगों ने कितनी बार काउंट कर लिया है भैया, 2 बार काउंट कर लिया, एक तो इधर से, एक लेफ्ट साइड से और एक राइट साइड से, 6 को 2 बार काउंट कर लिया है, इसलिए यहाँ पे 6 2 बार काउंट हुआ, इसलिए यहाँ पे 12 हो गया संख्या। तो हम क्या करेंगे, इनमें से एक को घटा देंगे, बस इन दोनों को जोड़ देंगे और इनमें से इसको घटाएंगे, तो हमारे पास ये जो एक संख्या एक्स्ट्रा आया था उसी एक संख्या का मान यहाँ पे निकल जाएगा, जिसको हम बोलते हैं छठी संख्या निकल जाएगा, छठी संख्या। ठीक है, इस एक संख्या का मान छठी संख्या जो निकल जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 6 7 5 12 3 3 6 और 7 726 हो गया। जैसे ही 660 में से 726 को माइनस करेंगे तो हमारे पास छठी संख्या निकल जाएगा, क्या थी मतलब छठे परिणाम जो निकल जाएगा। घटा दीजिए 6 और 12 में से 6 गया, कितना बचा 6, बस 66 ही हुआ। तो 66 हमारे पास जो है कि इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मतलब छठा वाला जो नंबर है वो कितना है 66 है। क्या हो गया, डी नंबर ऑप्शन। समझ आ गया सभी को। अगला क्वेश्चन देखिए।
अब देखिए सवाल का आ गया है 300 रुपए के न सॉरी 300 रुपए के 100 सेब खरीदे गए, उनमें से 4 सेब सड़े हुए थे और शेष को 50 रुपये प्रति दर्जन पर बेच दिया गया। निवल लाभ कितना है? मतलब निवल लाभ का मतलब कितना है, रुपये में कितना लाभ हुआ ये बताइए। बस आसान सा सवाल है, थोड़ा सा बात समझिएगा मेरा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि 100 सेब खरीदा है इसने। कितने सेब खरीदे हैं? 100 सेब। कितने रुपए में भैया? 300 रुपये में खरीदे हैं। मतलब एक तरह से ये क्या हो गया, क्रेमुल हो गया। कितना? 300 रुपया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं यहाँ तक में। 300 रुपये में 100 सेब खरीदे हैं, 300 रुपया क्रेमुल हो गया। अब देखिए बात, अब यहाँ पे क्या कर रहा है, हम खरीद करके लाए ना भैया, उनमें से 4 सेब सड़ा हुआ निकल गया। जब सड़ा हुआ निकल गया वो तो बिक्री नहीं होगा, अब तो उसको निकाल के हटा के फेंक दीजिए, तो बचेगा कितना? 96 सेब। अब इसी पे खेला है, मतलब इसी को बेचना है। 96 सेब हो गया ना। अब ये जो बचा है 96 सेब, इसको बोला है कि शेष को 50 रुपये प्रति दर्जन के भाव से बेच दिया। मतलब 50 रुपये प्रति दर्जन। आपको पता है ना कि एक दर्जन में, देखिए एक दर्जन में कितना होता है, एक दर्जन में कितना सेब होगा? 12 सेब होगा भैया, आपको पता होना चाहिए ये चीज़ें। एक दर्जन में कितना सेब होता है? 12 सेब होता है। तो मेरे पास में 96 सेब है, तो ये कितना दर्जन होगा निकाल लीजिए। जैसे इसमें 12 से भाग लगाएंगे ना, तो 12 से भाग लगाएंगे तो यहाँ पे कितना होगा? 12 × 96, यानी कि 8 दर्जन सेब होगा मेरे पास में। कितना दर्जन होगा? 8 दर्जन सेब होगा। तो एक दर्जन का दाम हमारे पास कितना है? 50 रुपये। यहाँ पे खुद बताया है। एक दर्जन कितने रुपए में बेचेंगे? 50 रुपये में। तो 8 दर्जन कितना में बेचेंगे बताइए? 8 दर्जन कितना में बेचेंगे? इतना लिखने का जरूरत नहीं है, शॉर्टकट में कीजिएगा। तो 8 पंचे कितना? 40, 400 में बेचेंगे। ये हो गया इसका क्या? विक्रय मूल्य। अब सोचिए हमारे पास 300 रुपये में खरीदे थे और 400 रुपये में बेच रहे हैं, अभी भी तो लाभ हो रहा है ना। तो बताइए कितने का लाभ हो रहा है? तो 300 रुपये में खरीदे, 400 में बेच रहे हैं, तो कितने का लाभ हो रहा है? अभी भी 100 रुपये का लाभ हो रहा है। यही तो पूछा गया था आपसे कि कितने रुपए का लाभ हो रहा है। यही तो पूछा गया था ना, कितने रुपए का लाभ हो रहा है। तो बोलेंगे सर 100 रुपये का लाभ हो रहा है। कौन सा ऑप्शन आएगा? ऑप्शन नंबर डी जो है कि करेक्ट हो जाएगा। समझ आ गया सभी को? अब देखिए ये मुझे समझाने में समय लग रहा है, लेकिन जब आप बनाइएगा ना तो बहुत ही तेजी से बनाइएगा, चुटकियों में बनाइएगा, बहुत सारा इसमें से आपका शॉर्ट हो जाएगा। देखिए मैं बता रहा हूँ, रिविजन करना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो सेट जो आप बना रहे हैं इसको बनाने का तरीका क्या है। बना लिए, जो बना ठीक है, जो नहीं बनाना उसको नोट कीजिए कॉपी में, ठीक है। फिर दोबारा उसका प्रॉब्लम ना हो, या फिर आप दोबारा आपसे वीडियो को देखिए, वही है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। अब देखिए सवाल में क्या कहा गया है, किसी कार्य को ए 10 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 20 दिन में कर सकता है। यदि दोनों साथ साथ कार्य आरंभ करते हैं किंतु 5 दिन बाद ए कार्य छोड़ देता है तो शेष कार्य बी को कितने दिन पूरा करेगा। जब पहला सेट मैंने पढ़ाया था सेम टू सेम ऐसा ही सवाल था। तो चलिए देखिए आसान सा सवाल है, ए किसी काम को 10 दिनों में करता है और बी उसी काम को 20 दिनों में करता है। देखिए जो नए विद्यार्थी है ना उनको भी समझ आ जाएगा, क्योंकि जब बार बार जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना, हर तरह का सवाल रिपीट होते रहेगा तो आसानी से आपको भी समझ आ जाएगा, ठीक है। जब आप एग्जाम देने के लिए जाएगा तो आपको लगेगा अरे ये तो हवा, ये तो कितनी बार मैंने बना लिया, चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। समझ रहे हैं बात। और देखिए और मैं आपको बात बता रहा हूँ, देखिए मेरा तो काम है भैया पढ़ाना, हम तो पढ़ा रहे हैं, लेकिन आपका जो अपना काम वो जरूर कीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर दीजिएगा, जिससे हमारा मोटिवेशन मिलता रहे और जो है कि हम इसी तरह का आप सभी के लिए वीडियो बनाता हूँ जिससे कि आप सभी को बेनिफिट होता रहे, ठीक है। चलिए तो ए 10 दिन में करता है, बी 20 दिन में करता है। और एक बात, यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपको इसका हैंड रिटन नोट जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसका सबका पीडीएफ मिल जाएगा। टेंशन मुक्त हो जाइएगा, कभी भी निकाल के चुटकियों में देख सकते हैं, ठीक है। तो ये 10 दिनों में अभी 20 दिनों में करता है। अब ये इनका एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम निकालेंगे तो बोलिए भैया 20 आ गया एलसीएम, 10 से काटेंगे तो दो बार में और यहाँ से एक बार में, मतलब हमारे पास में कुल काम कितना है 20 कुर्सी बनाना है। ए एक दिन में 2 कुर्सी बनाता है, बी एक दिन में 1 कुर्सी बनाता है। अब दोनों मिलकर के 5 दिन तक काम करता है, दोनों मिलकर 5 दिन काम करेगा तो कितना काम करेगा। देखिए एक दिन में दोनों मिलकर कितना कुर्सी बनाएगा, 3 कुर्सी बनाता है। एक दिन में 3 कुर्सी बनाता है, 2 और 1 3 कुर्सी ना, दोनों मिलकर के ए प्लस बी करता है। तो इतना तो ज़्यादा लिखने का जरूरत नहीं होना चाहिए, समझ जाना है। तो लेकिन कितना दिन काम करता है, 5 दिन। अब देखिए 5 दिन में ये कितना कुर्सी बना लिया, 5 से 15 कुर्सी बना लिया भैया। तो 20 कुर्सी था, 20 कुर्सी में 15 कुर्सी बना लिए, बचा कितना है 5 कुर्सी। अब यही जो है शेष कुर्सी बचा है, शेष कितना बच गया हमारे पास, 5 बच गया।
अब भैया इसको कौन बनाएगा 5 कुर्सी को, तो बोलेंगे भैया कौन बनाएगा, शेष कार्य को बी कितने दिनों में करेगा। मतलब ए तो छोड़ करके चला गया, ए तो छोड़ दिया यहाँ से, अब बचा कौन, बी, जो बचा है वही बनाएगा। अब बी की क्षमता क्या है, ये एक दिन में कितना बनाता है, एक दिन में एक कुर्सी बनाता है, एक दिन में कितना बनाता है, एक कुर्सी बनाएगा। तो 5 कुर्सी को बनाने में कितना टाइम लगाएगा, 1 से भाग लगाएंगे, एक दिन में एक कुर्सी बनाता है, 5 कुर्सी बनाने में 5 में 1 से भाग दें कितना, 5 दिन, यानी कि 5 दिन लगाएगा। अब हमें सवाल में पूछा क्या गया था कि शेष कार्य को बी कितने दिनों में पूरा करेगा। देखिए यहाँ पे 2 तरह का आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पहले मैं आंसर बताता हूँ इसका। तो शेष कार्य को बोला ना भैया, शेष कार्य को, तो शेष कार्य हमारा तो यही था ना 5 वाला, तो इसको कितना दिन में कर दिया, 5 दिन में कर दिया, तो हमारा उत्तर हो गया 5 दिन। लेकिन यदि आपको ये पूछा जाएगा कि कुल काम कितने दिनों में खत्म हुआ, कुल काम, तो कुल काम खत्म करने के लिए देखिए शेष में पहले कितना दिन लगा था, पहले यहाँ पे 5 दिन काम किया था इसने, दोनों मिल करके, अब लास्ट में अकेला बी ने काम किया 5 दिन, इसको भी जोड़ना पड़ेगा, तो कुल काम 10 दिन में खत्म हुआ। आपको जो पूछे वो आंसर देना है। आपके क्वेश्चन का आंसर हुआ ये 5 दिन। यदि आपको पूछा जाता कि कुल काम कितने दिनों में खत्म होगा, तो आंसर क्या होता, 10 दिन। ठीक है, समझ आ गया, क्लियर होगी ये बात यहाँ तक, आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए सवाल में कहा गया है, यदि किसी राशि पर 4% की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 102 रुपया है, तो ब्याज के समान दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। बहुत ही आसान सा सवाल है, समझिएगा। यदि आपने मेरा वाला वीडियो देखा है ना साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का, तो भैया ये यूं बना लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, न फिर भी बनाएंगे। आप समझिए, देखिए मैं कैसे बताता हूँ इसको, कि हमारे पास में जो रेट है ना, सबसे पहले इसमें डाटा जो है ना नोट करना है। तो लेकिन एग्जाम में ये सब चीज़ मत कीजिएगा, डायरेक्ट बनाइएगा, ठीक है, डायरेक्ट बनाइए। मैं आपको डायरेक्ट भी बनाने का तरीका बताऊंगा। बोलेंगे सर एग्जाम में कैसे बनाएंगे, डायरेक्ट तो आप बताते ही नहीं है, मैं आपको डायरेक्ट ही बताऊंगा, अभी देखिए बताऊंगा। तो कैसे करना मैं आपको पहले बेसिक समझाता हूँ, कैसे बनाना कैसे है सीखने के लिए। देखिए रेट हमारे पास में 4% है, और टाइम कितना है हमारे पास में, 2 वर्ष है। अब सवाल में बोला गया, और हमारे पास CI क्या मिला हुआ है, 102 रुपया। हमें पूछा क्या है भैया, ऐसा ही पूछा है। ये आपका प्रॉपर वे हुआ बनाने का तरीका। भैया हमें रेट दिया है 4%, टाइम दिया है 2 वर्ष, और हमें 2 वर्ष का CI दिया है कितना, 102 रुपया। हमें पूछा है 2 वर्ष का रेट और टाइम दोनों सेम रहेगा, वही रहेगा, लेकिन हमको ऐसा ही साधारण ब्याज निकालना है। तो बस इतना ही है ना। तो आपको देखिए पता होना चाहिए कि हम जो निकालते हैं ये CI%, जो CI% कैसे निकालते हैं। 2 वर्ष का CI निकालने का तरीका मेरा वीडियो देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा। CI कैसे निकालते हैं, 2r.r²। ये एक तो तरीका ऐसे है, एक तरीका दूसरा ऐसे निकलता है, A + B प्लस A गुना B बटे में क्या होता है 100। इसको हम लोग बोलते हैं CI% निकालने का तरीका, CI% निकालने का तरीका। अब देखिए यहाँ पे रेट कितना है हमारे पास, 4, तो 4 दोनों जगह पे आ जाएगा, ठीक है, दोनों जगह पे 4 आ जाएगा। तो 4 + 4 + 4 गुना 4 बटे में कितना 100, तो 4 8, 4 8 हो गया ना। देखिए और यहाँ पे 4 चौक 16, यानी कि पॉइंट कितना आ जाएगा, 8 पॉइंट कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। बात समझ में आ गया, इसमें जोड़ देंगे तो 8.16 आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास में निकलेगा क्या, CI% बोलते हैं हम लोग इनको क्या बोलते हैं, CI%। अब मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, देखिए तो CI% यहाँ पे हमारे पास कितना है, 8.16, 8.16% हमारे पास में कितना है CI, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास में CI रुपये में कितना है, 102 रुपया, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, SI निकालना है। और आप सभी को एक बात यही पता होना चाहिए, SI बराबर मैंने क्या बताया था, RT% होता है कि नहीं होता है, मैंने बताया है पहले भी, इससे पहले वाले क्लास में भी बताया है, सेट में जो क्वेश्चन आया तो उसमें भी SI बराबर RT होता है। मतलब सिंपल इंटरेस्ट होता है, रेट और टाइम को मल्टीप्लाई करते हैं तो SI का परसेंट निकलता है। रेट कितना है 4% और टाइम कितना 2 वर्ष। एक साल में जब 4% रेट मिलता है तो 2 साल में 4 दूनी कितना मिलेगा, 8%। साधारण ब्याज हर वर्ष बराबर ही मिलता है, तो 8% हमको साधारण ब्याज चाहिए, इसका मतलब हमको 8% का ही मान निकालना है। तो 8.16% बराबर कितना है, 102 रुपया। तो 8% का निकाल लीजिए, जिसको हम लोग साधारण ब्याज बोलेंगे, 8% का मान। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, देखिए ये 102 अब बटे में कितना आ जाएगा, 8.16 और गुने करेंगे 8। जैसे इनको सॉल्व करेंगे हमारे पास उत्तर निकल के आ जाएगा। देखिए मैं यहाँ पे साइड में कहीं भी सॉल्व करके बताता हूँ, 102 बटे 8.16 और गुने 8, 10 को हटाएंगे तो यहाँ पे 100 आ जाएगा। अब देखिए ये कितने बार में कट जाएगा, ये 8 बार में कट जाएगा, ठीक है, और 8 से ही 8 बार में कट गया। तो आप सभी देख सकते हैं हमें कितने, क्या इसका रेट का मान, इसका सॉरी जो CI का जो मान निकला वो कितना निकला है,
100 रुपया, 100 रुपया इसका सॉरी SI निकल के ब्याज निकल के आ गया। ठीक है, मैं इन सभी को मिटा देता हूँ, आप सभी देख लीजिएगा। ये जो मैंने लिखा हुआ है इनको मैं मिटा देता हूँ, अब वीडियो में देख के समझ लीजिएगा। ठीक है, ये जो कि आपका डिस्टर्ब करेगा नहीं तो सवाल को समझने में। ठीक है, आप इससे भी निकाल सकते हैं। बोलेंगे इससे निकालने का तरीका ये बताइए सर, इससे निकालने का तरीका पता है। देखिए ये तो 2r डॉट आर स्क्वायर, मतलब r को पहले दोगुना करना, पहले स्क्वायर करना है। स्क्वायर करेंगे 2 वर्ष के लिए, स्पेशल 2 वर्ष के लिए है, इनको दोगुना करना है। तो 4 दूनी कितना हो 8, और इसको स्क्वायर करना है 4 को ही, तो कितना होगा 16। ये देखिए कितना आसान है, ये तरीका कितना आसान है। रेट परसेंटेज हमारे पास 8.16 है, तो यही मैंने लिख दिया, इसको बोलते हैं CI परसेंटेज। ठीक है, तो CI परसेंट बराबर 8.16, 8.16 बराबर 102 रुपया, क्योंकि यहाँ पे भी CI 102 रुपया है। तो ब्याज निकाला था साधारण ब्याज, तो SI का मान कितना हुआ 8%, 8% बराबर कितना आ गया 100 रुपया, यानी 100 रुपया हमारे पास उत्तर हो गया। ठीक है, अब ये तो मैंने बना दिया, सिखा दिया आपको, एग्जाम में कैसे बनेगा। अब ये चीजें माइंड में होना चाहिए हमारे पास, एग्जाम में ये सब चीज आपके स्क्रीन पर लिखा रहेगा, बनाना कैसे है। जैसे ही हम सवाल को पढ़ेंगे यहाँ पे समझना है। यदि किसी राशि पर 4% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 102 रुपया है, तो साधारण ब्याज समान दर से वर्षों का मतलब 2 वर्षों का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो बस हमको साधारण ब्याज निकालना है, और चक्रवृद्धि ब्याज हमारे पास में 102 रुपया दिया है, तो डायरेक्ट हम 102 रुपया लिखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज, और दिमाग लगाएंगे कि 2 वर्ष का हमारे पास में 4% की दर से CI परसेंट क्या होगा। CI दिया है ना, तो 2 वर्ष का CI 2r डॉट आर स्क्वायर, दिमाग में लगाए 2r डॉट आर स्क्वायर। तो 4 दूनी 8, और यहाँ पर जाएगा 4 चौक 16, तो 8.16%, तो डायरेक्ट हम करेंगे 8.16%। ये CI है। अब देखिए इससे भी आप सभी शॉर्ट क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट 102 रुपया है ना, इसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं 8.16%, क्योंकि ये CI है। और हमें निकालना क्या है, निकालना है हमें साधारण ब्याज। और साधारण ब्याज देखिए तो सिंपल होता है, 1 साल में 1 साल में 4% है, तो 2 साल में कितना हो 8%, तो 8% से गुना कर देंगे, हमारा उत्तर चुटकियों में निकल जाएगा। अब बताइए कोई दिक्कत है तो बोलेंगे सर एक लाइन में होता है। देखिए मैं जो आपको बता रहा हूँ ना, ये बिल्कुल शॉर्ट प्रोसेस है, इसी का मैंने शॉर्ट प्रोसेस किया, याद की ये परसेंटेज के रूप में मैं बता रहा हूँ। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको सेम टू सेम ऐसा ही सवाल बताया था, कुछ भी नहीं है। अब बोलेंगे सर रेट वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है, टाइम तो सब लिखा हुआ है, ब्याज भी लिखा हुआ है, सब चीज़ बस जो दिया था वो पूछ लिया। अब जैसे हम लोग इसको काटें, यहाँ पे देखिए 00 आ जाएगा। ठीक है, इसको काटेंगे 8 बार में कटेगा, यहाँ पे 8 कट जाएगा, तो हमारे पास SI कितना निकल जाएगा 100 रुपया निकल जाएगा SI। ठीक है, ये डायरेक्ट SI निकल जाएगा, समझ आ गया। ऐसे ही बना सकते, बोलेंगे सर इतना शॉर्टकट है, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये सिर्फ दिख रहा है, लेकिन ये तरीका है बनाने का। ठीक है, एग्जाम में ये तो मैं आपको, जब आप कॉन्सेप्ट सीख जाएंगे ना, तो बाकी बात इस तरीके से ही बनाएंगे। ठीक है, इस तरीके से ज़्यादा रिविजन कीजिएगा आप लोग। ऑप्शन कौन सा हो गया 100 रुपया, 1 नंबर। अब देखिए सवाल क्या कहता है, 50 प्यालों का लागत मूल्य 40 प्यालों के विक्रय मूल्य के बराबर है, इस विक्रय मूल्य के लाभ % कितनी। अरे इतना आसान सवाल है। देखिए 50 प्यालों मतलब प्याला लिख देते हैं, 50 प्यालों लिखा ना यहाँ पे, 50 प्यालों का हमें लिखने का नाम जरूरत नहीं है। 50 प्यालों का लागत मूल्य यानी कि क्रय मूल्य बोलते हैं, याद रखिए लागत मूल्य क्रय मूल्य के ही बराबर होता है। लागत मूल्य मतलब होता है कि इसको खर्च में कितना पैसा लग गया खरीदने में, तो उसे ही बोलते हैं लागत मूल्य। तो 50 रुपया का लागत मूल्य हो गया यानी क्रय मूल्य हो गया। अब बराबर क्या बोला है, 40 प्यालों के विक्रय मूल्य के बराबर है, विक्रय मूल्य के बराबर है। अब यदि आप गौर कीजिएगा ना, क्रय मूल्य को यहाँ पर रहने दीजिए, सिर्फ विक्रय मूल्य को इसके नीचे ले आइए, तो ये हो जाएगा क्रय मूल्य और बटे में विक्रय मूल्य। अब देखिए ये यहाँ पे रह गया 40 और ये 50 नीचे आ जाएगा, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब देखिए खरीदे हैं 40 रुपये में, बेच रहे हैं 50 रुपये में, बताइए लाभ हुआ कि हाँ नहीं। तो बोलेंगे सर लाभ तो हो रहा है ना, कितने का लाभ हो रहा है 10 रुपये का लाभ हो रहा है, तो 10 गुने 100 बटे में क्या क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है 40, 0 से 0 कटा, 4 से काटेंगे कितने बार में कटेगा 25 बार में, तो उत्तर कितना बन गया भैया 25% का हमें क्या हो गया लाभ हो गया। ठीक है, समझ गए, किसी को कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आगे बढ़ जाते हैं। अगला सवाल देखिए, समझिए क्या कर रहा है। एक दुकानदार किसी वस्तु के 10 नग 8 रुपये में खरीदता है और 8 नगों को 10 रुपये में बेचता है, दुकानदार के लाभ % ज्ञात करें। ऐसा ही सवाल मैंने पीछे ही बता दिया है, ये फर्स्ट नंबर वाले में भी सेम टू सेम सवाल है, इसी तरीके से बनाना है। अब समझिए, तो सबसे पहले क्या करना है इस तरह का सवाल के लिए, देखिए 10 नग को हमने 8 रुपये में खरीदा और 8 नग को 10 रुपये में बेचा। अब ऐसे कन्फ्यूज हो जाएंगे, ऐसे बनाने के लिए चलेंगे तो तरीका देखिए क्या होता है इसका। सबसे पहले एक साइड में वस्तु लिख दीजिए और एक साइड में रुपया लिख दीजिए,
ठीक है। अब देखिए खरीदें क्या भैया, आप पहले हम क्रय मूल्य की बात करेंगे, खरीदे कैसे कैसे हैं। तो हमने 10 नग को 10 वस्तु यानी कि 10 नग खरीदा, कितने रुपए में भैया खरीदा, 8 रुपये में खरीदा। और हमने इसको बेचा कैसे, बेचने की बात है, 8 नगों को 10 रुपये में बेचा, 8 नग है और इसको 10 रुपये में बेच दिया। अभी भी हम इसको देखिए, क्रय मूल्य तो 8 रुपया, विक्रय मूल्य तो कितना है 10 रुपया है, लेकिन हम इसको यहाँ पे देखिए कितने वस्तु का खरीदे, ये 10 वस्तु का खरीदे, ये 8 वस्तु का खरीदे। अभी भी हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हम इसको घटा कर आंसर नहीं निकाल सकते हैं जब तक कि हम वस्तु को समान ना कर दें। जैसे ही वस्तु मेरा समान होगा ना, तो बस ये मूल्य में आपको अपने आप डिफरेंस पता चल जाएगा कि क्या लाभ हो रहा है क्या हानि हो रहा है। तो सबसे पहले वस्तु को क्या करना है, बराबर करना है। यहाँ पे 10 वस्तु है, यहाँ पे 8 वस्तु है, इन दोनों को बराबर कर लीजिए। यदि इसमें हम देखिए, इसमें हम यदि 4 से गुना कर दें ये 40 बन जाएगा, इसमें यदि हम 5 से गुना कर दें तो ये ये भी 40 बन जाएगा। यानी कि ये कितना बन जाएगा 40 और ये कितना बन जाएगा 40, यानी 40 वस्तु निकल के आ गया है कि नहीं, ये 40 वस्तु आ गया। बात समझ में आ गया। और जब 4 से इसमें गुना किया तो भैया इसमें भी करना पड़ेगा, और जब इसमें आप 5 से गुना किया इसमें भी करना पड़ेगा। तो 8 चौके 32 और यहाँ पे कितना आ गया 10 पचे 50। अब देखिए, अब आपका आसानी से दिख रहा है, 40 वस्तु का क्रय मूल्य है 32 रुपया और 40 वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है 50 रुपया। अब बताइए, पता चल गया लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है। तो बोलेंगे सर हाँ लाभ हो रहा है, इसमें 32 में खरीदे 50 में बेचें, कितने का लाभ हुआ भैया 18 रुपये का लाभ हुआ। तो लाभ प्रतिशत बताइए ना, तो लाभ गुना 100 बटे में क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य तो हमारे पास में 32 रुपया निकला हुआ है, क्योंकि क्रय मूल्य देख लीजिए 32। तो कटा लीजिए, इसको काट लीजिए, 4 से काटेंगे तो 4 8 32, 4 से काटेंगे 25 बार में कटेगा, और 2 से काटेंगे 2 चौका 8, 2 से काटेंगे कितने बार में कटेगा भैया 9, 25 गुना 9 कितना होता है 225, 225 बटे 4, इसको क्या करेंगे भाग देंगे, 4 पंचे 20 और 4 छके 24 से 56 पॉइंट से जो स्टार्ट होगा वही आंसर होगा। 56 पॉइंट से कौन कौन सा ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है, तो यही दोनों में से कोई इसका आंसर होगा, है ना, ये दोनों में से कभी नहीं होगा। ठीक है, ये तो हो गया, ये मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। यदि 156 वाला हुआ तो लगा के भाग जाएंगे, क्योंकि यदि आप मतलब यदि आप 5 सेकंड ही बचा लेना सवाल में तो बहुत हुआ, 5-5 सेकंड करके हर सवाल में बता चलिएगा तो बहुत हो जाएगा। ये पूरा कैलकुलेशन नहीं करना, अब हम 1 अंक तक ही करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे। ये तो हो गया 4 छके 24 बचा कितना 1, और उसका 4 दूनी 8, बस इतना तो ही करेंगे। अब देखिए 4 दूनी 8 करेंगे तो 56.2, एक ही ऑप्शन यही वाला है ना, यही वाला आंसर होगा, मतलब ये भी नहीं होगा, तो ये वाला हमारा आंसर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, 56.25% हो जाएगा। इतना करने का जरूरत नहीं है भैया, ये इसमें करने जाएंगे फिर भी आपको 5 सेकंड टाइम लग जाएगा, तो क्यों अपना टाइम खराब करना, ऑप्शन पे ध्यान देते रहिएगा, जल्दी निकालिएगा आंसर। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला सवाल क्या कहता है। देखिए ये सवाल देखिए वो RS अग्रवाल का ही सवाल है, ऐसा ही सवाल RS अग्रवाल में भी था पहले, बहुत बार मैंने बता दिया है। ठीक है, अब देखिए इतना बार मैंने इसको पढ़ाया है तो इसका हमें जो आंसर भी याद हो गया, तो इसका आंसर हो जाएगा D नंबर। ठीक है, इतना बार मैंने पढ़ा दिया है, ये 4:1 हो जाएगा। अब क्यों बताएं, तो इतना बार मैंने इसको पढ़ा दिया है ना, ऑफलाइन क्लासेस में कम से कम भी 10 से 15 बार इस बुक को पढ़ा दिया होगा मैंने RS अग्रवाल को। ठीक है, आंख मूंद करके सवाल जो कि ये सब मतलब सारा सवाल, जो सवाल RS अग्रवाल का मिल जाएगा वो मैं देखते ही पहचान लूंगा, हाँ भैया ये RS अग्रवाल का ही सवाल है। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब देखिए सवाल बोला गया है कि पूरे विश्व में भूमि और जल का अनुपात 1:2 है। यदि उत्तरी गोलार्ध में यह अनुपात 2:3 है तो दक्षिणी गोलार्ध में भूमि और जल का अनुपात कितना है। अब मेरी बात को ध्यान से थोड़ी सी बात समझिएगा, थोड़ी सी मेरी बात को ध्यान से समझना है आपको। देखिए मैं जो आपको बता रहा हूँ ना, इतना आपको डिटेल नहीं करना है, एग्जाम में जल्दी बनाना है, मैं आपको डिटेल समझा रहा हूँ। देखिए पूरे विश्व मतलब आप सभी को पता है पृथ्वी क्या कैसा होता है भैया, गोलाकार होता है, आप सभी को पता है इस तरीके का होगा पृथ्वी, मतलब ग्लोब पर है। और इसमें बोला गया इसमें क्या है, जल और किसका, भूमि और जल का अनुपात। तो यहाँ पे हमारे पास में किसका अनुपात दिया, भूमि, तो यहाँ पर तो भूमि और जल का जो रेशियो है वो कितना है, 1:2 है। भूमि और जल मतलब क्या है ना, भूमि और जल का अनुपात क्या है 1, मतलब भूमि कम है और जल ज्यादा है। बात समझ में, भूमि कम है जल ज्यादा है, ये हो गया। अब इसमें कहता है ना यदि उत्तरी गोलार्ध में यह अनुपात 2:3 है। अब देखिए इसको 2 पार्ट में, आप सभी को पता है पृथ्वी 2 पार्ट में डिवाइडेड है, एक उत्तरी गोलार्ध और एक दक्षिणी गोलार्ध। मैं थोड़ा सा इनको जो है कि आपको थोड़ा सा सरल करके समझाता हूँ, मजा आएगा। ठीक है, ये हो गया आपका उत्तरी गोलार्ध, ठीक है, ये हो गया आपका उत्तरी गोलार्ध,
और ये हो गया दक्षिणी गोलार्ध नीचे वाला। ठीक है, मैं इसको रेड से ले लेता हूँ। नीचे वाला हो गया दक्षिणी गोलार्ध। तो पृथ्वी को 2 पार्ट में जो है कि डिवाइड कर दिया है। ये सही लग रहा है कि नहीं लग रहा है पता नहीं, लेकिन समझिएगा आप लोग। ठीक है, ये 2 पार्ट में हो गया। ठीक है, इस तरीके से। अब थोड़ा सी मेरी बात को ध्यान से समझिए। अब मैं ब्लैक ले रहा हूँ। अब देखिए, ये इसको हम लोग बोलते हैं दक्षिण। बहुत ज़्यादा मोटा पेन हो गया ना, इसको थोड़ा सा हमें डिलीट मारना पड़ेगा। अब ये कंडीशन क्या हुआ ना, हमको इसको भी मिटाना पड़ेगा, नहीं तो ये गड़बड़ कर देगा। अभी ऐसे ही रहने दीजिए। ठीक है, इतना ज़्यादा करने का ज़रूरत नहीं है। इसको हम लोग बोलेंगे दक्षिणी गोलार्ध। थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, तो 1 सेकंड रुक जाइए। बहुत ज़्यादा मोटा कर दिया हम। ठीक है, इसको बोलेंगे दक्षिणी गोलार्ध। ये लो, दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, और ये हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध। अब सोचिए, इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया तो बराबर बराबर डिवाइड किया होगा ना। ठीक है, 2 पार्ट में डिवाइड किया होगा, तो 2 पार्ट में मैंने डिवाइड कर दिया इसको। ठीक है, अब थोड़ा सोचिए, और यहाँ पे दक्षिणी गोलार्ध का मान हमारे पास में कितना दिया है। दक्षिणी गोलार्ध का मान कितना दिया है। दक्षिणी गोलार्ध का यहाँ पे हमारे पास में मान कितना दिया हुआ है। अरे नहीं नहीं, उत्तरी गोलार्ध का मान दिया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध में, और यहाँ पे मैं बोला कि उत्तरी गोलार्ध में यह अनुपात 2:3 है। तो 2:3 दिया गया है, तो 2:3 दे दिया गया है हमारे पास में। इसमें दक्षिण गोलार्ध में क्या है, भूमि 2 है और जल कितना है, 3 है। ये दिया, यही अनुपात दिया है, भूमि और जल का अनुपात दे दिया है। भूमि और जल ऐसे मान लेते हैं, भूमि और जल मतलब भू से बी से भूमि, जैसे जल मान लेते हैं। इसका 2:3 दिया है। अब थोड़ा हमें बात समझना पड़ेगा। तो हमको क्या करना है, ये टोटल हमारे पास में भूमि 1 है, जल कितना है, 2 है। तो देखिए, यदि हम भूमि और इसमें से घटाएंगे तो घटा नहीं पाएंगे सही से। हम क्या करते हैं ना, हम इसमें दोनों साइड में क्या करते हैं, एक वेरिएबल बनाते हैं, अंक बनाते हैं। इसे हम क्या कर देते हैं, 10 से दोनों में गुना कर देते हैं। जैसे ही 10 से गुना करेंगे, ये होगा 10 और ये हो गया 20। मतलब भूमि हो गया 10 और ये हो गया 20। तो टोटल मिलाकर के यदि मान लेते हैं 20 और 10 कितना, 30। यानी कि टोटल हमारे पास में पृथ्वी कितना हो गया, टोटल पृथ्वी में हो गया, टोटल पृथ्वी में कितना किलोमीटर फैला हुआ है, 30 किलोमीटर मान लिया, इसको 30 किलोमीटर मान लिया। तो 30 किलोमीटर पर दोनों फैला हुआ है। यदि हम इसको आधा आधा भाग में डिवाइड करेंगे तो भैया ये वाला 15 होगा और ये वाला भी तो 15 होगा, है कि नहीं। इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, 15 15 50 50 कर देंगे, आधा आधा। तो 15 किलोमीटर ये होगा और 15 किलोमीटर ये होगा। मतलब दक्षिणी गोलार्ध भी 15 और उत्तरी गोलार्ध भी 15, आधा आधा कर दिए दोनों को। अब देखिएगा, अब हमारे पास में क्या है, और इसका जो हमारे पास में मान दिया है यहाँ पे 2 कितना है, 3 है। ये भूमि और जल का रेशियो, और टोटल कितना है, 15 किलोमीटर फैला हुआ है। यदि हम इसको ऐसे करेंगे, यहाँ पे हमारे पास में टोटल कितना दिया, 15, और टोटल भी यदि हम इसको कर दें तो कितना आता है, देखिए 3 और 2 कितना, 5। तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि भैया 5 यूनिट का मान कितना हो गया, 15 किलोमीटर। तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा, तो बोलेंगे सर 3 किलोमीटर। तो हम लोग दोनों का निकाल सकते हैं, यहाँ से भूमि और जल दोनों निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए भूमि है और ये क्या है, जल है। ठीक है, तो भूमि का हमारे पास में कितना निकल जाए, भूमि के पास में 2 यूनिट, 2 यूनिट का मान 3 दूनी कितना, 6 किलोमीटर तक फैला है। और जल का निकालना चाहेंगे तो जल का कितना आ जाएगा, जल के पास में कितना यूनिट, 3 यूनिट है। तो 3 यूनिट का मान 3 तक कितना आ जाएगा, 9 किलोमीटर। तो बस अब देखिए हमारे पास में दोनों चीज निकल चुका है। तो टोटल हमारे पास में भूमि 10 है और जल कितना है, 20 है। और यहाँ पे हमारे पास में दक्षिणी गोलार्ध में भूमि का मान कितना आ गया, भूमि का मान आ गया कितना हमारे पास, देखिए 6, और जल का मान कितना आ गया, 9। तो जैसे ही हम यहाँ पे इसमें से दक्षिणी गोलार्ध को घटाएंगे ना, ये क्या है हमारे पास में डायरेक्ट उत्तरी गोलार्ध निकलेगा। जल को घटा देंगे और इनमें से कितना को घटा देंगे, 9, ये सॉरी भूमि को घटाएंगे और जल को घटाएंगे। जैसे ही इनमें से हम लोग घटाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास रेशियो निकल जाएगा। ये कौन सा था, दक्षिणी वाला, सॉरी उत्तरी वाला। बार बार इसमें हम लोग कन्फ्यूज हो रहे हैं। देखिए ये क्या है, उत्तरी वाला है। ठीक है, उत्तरी वाला। तो उत्तरी गोलार्ध वाला ये है। अब हमारे पास डायरेक्ट निकलेगा आंसर दक्षिणी गोलार्ध वाला, दक्षिणी गोलार्ध वाला। ठीक है, अब जैसे ही घटाएंगे तो 10 में से 6 गया, कितना बचा, 4। ठीक है, और यहाँ पे कितना बचेगा, 20 में से 9 का कितना बचा है, 11। तो ये हमारे पास में डायरेक्ट ही उत्तर आ गया कि दक्षिण गोलार्ध में जो हमारे पास में क्षेत्रफल कितना है, 4:11 के अनुपात में फैला हुआ है। अब यदि आप इनको भी जोड़ेंगे, देखिए 4 और 11 को, तो यहाँ पे कितना आता है, 15 आता है। देखिए 4 और 11 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 15 किलोमीटर। तो बात तो बराबर हो गया ना, 15 15 30। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। इस वीडियो के बाद दोबारा देखिएगा जिससे कि आपको पूरा डाउट क्लियर हो जाए। ठीक है,
समझ आ गया। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर, 89 नंबर। अब देखिए सवाल में क्या बोला गया है, गिलास पानी दीजिएगा। एक राशि साधारण ब्याज की किसी दर पर 4 वर्ष के लिए रखी गई है। कोई राशि जो है साधारण ब्याज पर 4 वर्ष के लिए रखा गया है, ठीक है। यदि उसे 30% अधिक दर पर रखा जाता तो इससे 1440 रुपये अधिक मिलते। राशि कितनी है? देखिए साधारण ब्याज में ये सब सवाल मैंने सारा पढ़ा दिया है, ठीक है। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, फिर से क्लास होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। यदि आपको जो कि कंटिन्यू करना है इस चीज़ को तो आप बिहार सिविल कोड वाला मेरा क्रैश कोर्स का वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैंने पूरा डिटेल वाइज पढ़ाया है, ठीक है। चलिए अब देखिए थोड़ा सा समझिएगा। मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। देखिए यहाँ पे हमें बोला गया है साधारण ब्याज है यदि हम 4 वर्षों के लिए रखी जाती और यदि उससे 3% अधिक ब्याज रखा जाता तो हमें 1440 रुपये अधिक मिलता। तो सिंपल सा तरीका है, साधारण ब्याज क्या होता है, हर साल बराबर मिलता है, हर साल साधारण ब्याज बराबर मिलता है। यहाँ पे टाइम जो है हमारे पास में वो कितना दिया है, ये 4 वर्ष दे दिया गया है, 4 वर्ष। और रेट हमारे पास में बोला गया है 3 + 3%, यानी 3% प्लस का मतलब क्या होता है, यदि 3% अधिक होता तो हमें ब्याज कितना अधिक मिलता, CI कितना अधिक मिलता, तो यहाँ पे बोला है 1440 रुपया अधिक मिलता। तो ये तो हम आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं, लेकिन लिखने का जरूरत नहीं है, एक लाइन में आंसर आ जाएगा, एक लाइन में आंसर आ सकता है। मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए कैसे होगा। सोचिए यदि एक साल में हमारे पास, और ये हमारे पास क्या है 4 वर्ष में बताना है, तो जब एक साल में 3% अधिक होगा तो 4 साल में कितना परसेंट ज़्यादा होगा बताइए। जब एक साल में 3% बढ़ जाएगा तो 4 साल में कितना बढ़ेगा, तो बोलेंगे सर गुना कर दीजिए डायरेक्ट, एक साल में 3% तो 4 साल में चाहते हैं कितना 12%, तो 12% बढ़ जाना चाहिए। इसका मतलब ये वाला वैल्यू यहाँ पे कितना बढ़ गया है, तो 240 बढ़ गया। इसका मतलब ये वैल्यू हमारे पास में कितने % के बराबर है, ये 12% के बराबर है। आता है समझ में? एक साल में 3% अधिक हो रहा है तो 4 साल में कितना, 4 × 12% अधिक, और यहाँ पर कितना अधिक हुआ 1440, तो 1440%, 1440 रुपया बटे 112, सॉरी 12 का मान है, 12% का मान है ये कितने का मान है, 12 का मान है, तो ये 12% का मान है। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है राशि कितनी थी। आप सभी को पता है राशि जिसको बोलते हैं मूलधन, तो मूलधन हमेशा कितने पर निकलता है, 100% पे निकलता है। 100 से गुना कर देंगे, जैसे ही 100 से गुना करेंगे उत्तर आ जाएगा। 0 से मतलब 12 से काटेंगे, बड़े 44 से, तो 120 बार में कट गया, गुना करेंगे कितना आ गया देखिए 12,000, तो 12,000 रुपया हमारे पास में क्या आ गया, इसका मूलधन निकल के आ गया। क्लियर हो गया? इतना आसान सा सवाल था, ये वाला सवाल हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। देखिए यदि आपको यदि और भी बेसिक से करना है, और भी थोड़ा सा बेसिक्स में जाना है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए तो एक साल में कितना 12% अधिक हुआ, तो हम लोग बोलेंगे 12% अधिक है, तो यहाँ पे कितना अधिक है, 1440 अधिक है। आप एक लाइन बढ़ा सकते हैं, तो बोलेंगे भैया हमें निकालना क्या है, हमें क्रय मूल्य निकालना है। तो क्रय मूल्य कितने पर निकलता है, सॉरी ये बोलते हैं मूलधन निकालना, तो मूलधन कितने पर आता है 100% पे, तो 1440 अब बटे में कितना करेंगे भैया 12, गुने में कितना 100 कर देंगे, काट देंगे बराबर 44 से, 120 बार कट गया, उत्तर कितना आ जाएगा 12,000। आपको देखिए इससे मैंने एक शॉर्टकट कर दिया, मैंने डायरेक्ट आंसर बोल दिया है इस तरीके से, जो आपको समझ में आया, ये आसान लग रहा है। देखिए दोनों तरीका से मैं इसमें मैंने सिर्फ एक स्टेप को बढ़ा दिया है बस, और कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिएगा क्या है। अगला सवाल प्यारे दोस्तों क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा। एक फैक्ट्री के कामगारों का औसत वेतन 6,000 रुपया है, वहाँ 12 अधिकारियों का औसत वेतन 14,000 रुपया है, जबकि शेष व्यक्तियों का औसत वेतन 5600 है। इस फैक्ट्री में कुल कामगारों की संख्या कितनी है? देखिए ये बहुत लॉजिक वाला क्वेश्चन है, लेकिन है ही बहुत आसान। समझिए कैसे करना है। अब थोड़ा सा यहाँ पे देखिए लॉजिक क्या बोला गया है, अब लॉजिक समझिएगा। यहाँ पे तो बोला एक फैक्ट्री में कामगारों का औसत वेतन, जितने भी कामगार करते हैं उन सभी का औसत वेतन कितना दिया है 6,000, और वहाँ पे 12 अधिकारी हैं, वो जो काम करते हैं उसका वेतन है 14,000 रुपया, जबकि बाकी जो शेष बचे हुए हैं उन सभी का औसत वेतन कितना दिया है 5600 है। तो हम लोग क्या कर देते हैं ना, हमें कुल कामगार की संख्या निकालना है इस फैक्ट्री में, तो हम इसको क्या करते हैं एलिगेशन से बनाते हैं। जो हमारे पास में 12 अधिकारी दिए हैं, 12 अधिकारी जो देते हैं हमको, इसको ऑफिसर बोल देते हैं। ऑफिसर जो है 12 अधिकारी यानी ऑफिसर जो है
तो इसका जो वेतन है वो कितना है, 12 ऑफिसर का वेतन कितना है यहाँ पे देखिए तो 14,000 रुपया, ये ऑफिसर वाला है। ठीक है, इसको हम लोग एलिगेशन से बनाएंगे। ठीक है, एलिगेशन से कितना आसानी से बन जाएगा। ये तो 12 अधिकारी है। ठीक है, और आगे जैसे ही बढ़ेंगे कि सभी का हमें औसत दिया गया, सबका औसत। जो 12 अधिकारी था उसका तो हमें कितना दिया था, 14,000। और हमारे पास में जो शेष वाला था, शेष जो काम कर रहा था, शेष कितना है वो हमें पता नहीं है, लेकिन शेष जो भी है कामगार उसको कितना मिलता है, 5600 रुपया मिलता है। ठीक है, और सबको मिला देंगे तो सबका औसत वेतन कितना है भैया, 6,000 रुपया है। तो 6,000 यहाँ पे हमने रख दिया, औसत वेतन सबका 6,000। ठीक है, अब जैसे ही इसको हम माइनस करेंगे, घटाएंगे तो आंसर निकल जाएगा। आंसर तो नहीं निकला अभी, अभी पहले देख लीजिए। अब देखिए 14,000 में से 6,000 माइनस करेंगे कितना बचेगा, 8,000 बचेगा, है ना। इनको घटाएंगे तो 8,000 बचेगा। और यदि हम इनको घटाएंगे 5600 में से 6,000 में से 5600 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 400। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, काट दीजिए। 00 से 00 कट गया, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी कि 1 अनुपात कितना निकल के आ गया, 20 निकल के आ गया। अब मेरी बात को आप ध्यान से समझिएगा। देखिए ये देखिए हमारे पास में जो ऑफिसर वाला मान है वो कितना यहाँ पे 1 है, और जो हमारे पास में ये वैल्यू पता नहीं है, जो शेष कामगार है उसका वैल्यू यहाँ पे क्या है, 20 है। तो 1 यूनिट का मान हमारे पास में कितना है, 12। 1 यूनिट का मान कितना है, 12। तो हमें क्या निकलना है, 20 यूनिट का मान। तो यहाँ पे भी हमारी वैल्यू डायरेक्ट जो है पता चल जाएगा, डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू में पता चल जाएगा। जब 1 यूनिट का मान 12 दिया है तो मैं 20 यूनिट का मान निकालें तो शेष कामगार नहीं निकलेगा ये वाला। तो शेष कामगार देखिए 1 यूनिट का मान 12, तो 20 यूनिट का मान कितना, 12 दूनी 24, यानी कि 240। इसका मतलब क्या है, जो शेष कामगार थे वो कितने थे, 240 थे। अब हमें सवाल में क्या पूछा है, इस फैक्ट्री में कुल कामगारों की संख्या कितनी है। तो कुल कामगार का मतलब इसमें ऑफिसर भी जोड़ना पड़ेगा। तो ये तो 240 हो और ऑफिसर कितना है, 12। इसको जैसे ही जोड़ेंगे तो दोनों को जोड़ देंगे तो कितना निकल जाएगा, देखिए यहाँ पे 2 हो जाएगा और 5 हो जाएगा और 2 हो जाएगा, यानी कि 252। तो कुल कामगारों की संख्या कितनी होगी भैया, 252 निकल के आ गया। ठीक है, समझ आ गया, बहुत ही आसान सा सवाल था। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर आ जाते हैं। देखिए अगला सवाल क्या कहता है। अगला सवाल क्या कर रहा है, देखिएगा। लंब प्रिज्म, लंब प्रिज्म जो एक प्रिज्म है, लंब प्रिज्म का आधार एक समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज जिसकी एक भुजा 7 मीटर है, प्रिज्म की ऊंचाई 24 मीटर है, इसका आयतन ज्ञात करें। देखिए प्रिज्म का जो आयतन होता है, ये तो सिंपल सा फॉर्मूला दिया गया है, आपको पता होना चाहिए। प्रिज्म का जो आयतन होता है वो कितना होता है, आप डायरेक्ट लिख दीजिए। तो प्रिज्म आयतन निकालना सिंपल सा कुछ नहीं है। प्रिज्म का आयतन, प्रिज्म का आयतन क्या होता है, आयतन बराबर क्या होता है कि आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल गुने में ऊंचाई, जो प्रिज्म की ऊंचाई दिया गया, बस और कुछ नहीं होता है। तो आधार का क्षेत्रफल किसका, समबाहु त्रिभुज का बना हुआ है ना भैया। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा तो क्या हो जाएगा, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। और यहाँ पे बोला गया जिसकी भुजा कितना है, 7 मीटर है, तो इसकी भुजा 7 गुने 7 कर देंगे, और गुने ऊंचाई कितना है, 24, तो 24 से लिख देंगे। अब जैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो उत्तर निकल जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए, 4 से काटेंगे, 4 6 24, गुना कर लीजिए। गुना करेंगे तो यहाँ पे देखिए कितना आ जाएगा, तो 49 गुने √3 गुने कितना पड़ेगा, 49 गुने 6 करना पड़ेगा। इसको गुना कर लिए, 49 गुने 6, 6 से काटेंगे 6, 9 6 की 54 का 4 रह गया, इतना तो देखिए गुना करेंगे यहाँ पे, 9 6 की 54 का 4 रह गया, बाकी रह गया कितना, 9 6 की 54 का 4, 5 रह गया, और 6 24, 5 29, 24 और 5 29 हो गया। तो इतना निकल के आ गया, सर करता है। ठीक है, इतना निकल के आ गया। अब देखिए जैसे ही आप लोग इसको गुना करेंगे ना, जैसे आप लोग गुना करेंगे तो ये हमारे पास में जो वैल्यू आएगा ना, इसका 1.732 और गुने में 294 आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको गुना करना है और आपको आंसर निकालना है। अब जैसे यहाँ पे हम लोग गुना करेंगे ना, इसका हमारे पास में जो वैल्यू आ जाएगा, ये 509 पॉइंट कुछ करके वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, 509 पॉइंट कुछ वैल्यू आएगा। तो इसका आंसर जो हमारे पास में डायरेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका जो कि करेक्ट हो जाएगा। इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, गुना कर लीजिएगा इधर में करके। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन कहा गया है, ए और बी एक कार्य को 720 रुपये में करने की जिम्मेदारी लेता है। ठीक है, ए और बी दो आदमी है,
जो कि 720 रुपये में करेगा। ए अकेले इस कार्य को 8 दिन में कर सकता है और बी अकेले इस कार्य को 12 दिन में कर सकता है। सी की सहायता से वे इसे 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो सी का हिस्सा क्या है, बात थोड़ा ध्यान से समझिए। कहता है कि ए अकेले यदि काम करता तो ये कितने दिनों में कर लेता, 8 दिन में कर लेता, और बी अकेले काम करता तो ये 12 दिन में कर लेता। लेकिन ये दोनों ने क्या किया, सी की सहायता ले लिया, यानी कि ए तो काम कर रहा है, बी तो काम कर रहा है, लेकिन इसके साथ में सी भी आ गया, तो तब ये काम कितने दिनों में कर रहा है, 4 दिन में कर रहा है। बात आ गया समझ में। अब हमको इस सब का क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। देखिए ये हमको 720 रुपये को बांटना है। 720 को बांटने के लिए हमको सभी का क्या निकालना है, क्षमता निकालना है कि कौन कितना ज़्यादा काम कर रहा है। जो जितना काम करेगा उसको उतने के हिसाब से सैलरी मिलेगी। बात आया समझ में। जो ज़्यादा काम करेगा उसको ज़्यादा सैलरी मिलेगी, जो कम काम करेगा उसको कम मिलेगी। तो इसको हमको क्षमता निकालना है। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, तो बोलेंगे भैया 24 आ जाएगा। 8 तिया 24, 12 दूनी 24, 4 छके 24, ये निकल के आ गया। अब देखिए ए बी सी तीनों मिलता है तो 6 कुर्सी बनाता है। हमें किसका मान चाहिए, सी का मान चाहिए। सी का तो है नहीं हमारे पास, तो सी का मान निकालिए। तो देखिए ए बी सी तीनों मिलकर के 6 कुर्सी बनाता है। ए अकेले 3 कुर्सी, बी अकेले 2 कुर्सी, तो सी कितना बनाता है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से ए बी को घटा देंगे। जैसे ए बी को जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 5। जैसे इनमें से 5 घटाएंगे ना तो हमारे पास में सी का वैल्यू पता चल जाएगा, कितना आएगा 1। यानी कि सी कितना बनाता है, 1 कुर्सी बनाता है। ठीक है, अब हम लोग क्या निकाल सकते हैं, तीनों का मान अलग अलग निकाल सकते हैं, क्षमता। तो तीनों की क्षमता निकाल लीजिए। ए कितना बनाता है, 3 कुर्सी, अब बी कितना बनाता है, 2 कुर्सी, और सी कितना बनाता है, 1 कुर्सी बनाता है। अब इसी के हिसाब से इसको सैलरी को डिवाइड कर लीजिए। हमको किसका मान निकालना है, सी का। तो सी के पास में कितना यूनिट है, 1 यूनिट है। टोटल कितना में से जोड़ लिए सबको, 3 और 2 5 और 6 में से, और रुपया कितना है 720। इसी को तो बांटना था ना, सी का भाग निकल जाएगा। इससे काटेंगे बरछा के 72, 120 बार में कट गया, मतलब 120 रुपया हो गया हमारा उत्तर। यानी कि 120 रुपया किसका हो गया, सी का हो गया। उसी प्रकार से यदि हमें बी का पूछा जाता तो बी का निकालने के लिए क्या करना पड़ता, 2 बटा टोटल कितने नीचे में 6 में से कितना है 720, ऐसे कर लेते हैं। और 6 से काटते हैं, यहाँ पे कितना आता है, बरछा 72, और 12 दूनी कितना 24, यानी 240 हो जाता है बी का। उसी प्रकार से आप सी का भी दिखा सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, किसी का भी आंसर निकाल सकते हैं इस प्रकार से। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन 93 नंबर, देखिए क्या कर रहा है। देखिए बहुत ही आसान सवाल है, ये वर्गमूल वाला सवाल है। अब देखिए जब भी आपको इस तरह का सवाल मिले ना, जो पीछे से हम लोग इसका क्या करते हैं, वर्गमूल निकालते चलते हैं। हमें इस तरह के सवाल में कुछ ज़्यादा कुछ करने का जरूरत नहीं है, पीछे से हम लोग चलते हैं और इसका आंसर निकालते हुए चलते हैं। देखिए तो यदि आप 13 का वर्गमूल करेंगे तो सॉरी, देखिए क्या है ना कि देखते ही हमें पता चल जाता है रूट में है तो वर्गमूल इसका 13 ही होगा। आपको भी ऐसा होना चाहिए, क्योंकि देखिए तैयारी में आपको कम से कम भी वर्गमूल तो पता होना चाहिए, कितने तक का, 30 तक का वर्गमूल तो पता होना चाहिए, जिससे आप सभी आसानी से सवाल को सॉल्व कर पाएँ। हम इसे देखें तो डायरेक्ट वर्गमूल ही निकल रहा है, समझ गए बात। तो यहाँ 169 का वर्गमूल कितना आता है, 13। तो 13 को इसमें जोड़ते जाइए, इसी प्रकार से होगा। देखिए जो निकला इसको इसमें जोड़िए। अब जैसे इसको इसमें जोड़ेंगे ना तो देखिए क्या बनेगा, जैसे जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 81 बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, 81 बन जाएगा। अब 81 का वर्गमूल कितना होता है, ये रूट के अंदर मैंने इस 81 का वर्गमूल कितना होता है, बोलेंगे 9 होता है इसका वर्गमूल। इसका वर्गमूल कितना होगा, बोलेंगे 9 होगा। तो 9 हो गया ना। अब फिर 9 इसमें जोड़ दीजिए। देखिए इस तरीके से खेल चल रहा है, इस तरीके से खेल चल रहा है। अब 9 इसमें जोड़ेंगे, 9 जैसे ही जोड़ेंगे 16 9 25, ये बन जाएगा कितना, 225। 225 बन जाएगा। अब बोलेंगे भैया 225 का वर्गमूल कितना होता है, तो बोलेंगे 225 का वर्गमूल तो 15 होता है। तो 15 होता है 225 का वर्गमूल। अब बोलेंगे 15 इसमें जोड़ दीजिए। ठीक है, अब जैसे ही हम इसमें 15 जोड़ेंगे तो ये कितना बन जाएगा, 15 जोड़िए, यहाँ पे देखिए कितना होता है, ये 15 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 9 5 14 का 4, 3 और 1 4, यानी 144। ये बन जाएगा हमारे पास में कितना, 144 बन जाएगा। अब यदि आप 144 का वर्गमूल निकालेंगे तो बोलेंगे भैया 144 का वर्गमूल तो 12 होता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया, 12 हो गया। ठीक है, समझ आ गया। कि पीछे से चलते हैं, इसका वर्गमूल 13 हो गया, और 13 68 में जुड़ गया तो कितना हो गया, 81। 81 का वर्गमूल कितना हो गया, 9। 9 फिर से 216 में जुड़ गया, 9 216 में जुड़ेगा तो 225 हो जाएगा। 225 का वर्गमूल कितना होता है, 15। अब 15 फिर से किस में जुड़ गया, 229 में, कितना हो गया, 144। 144 का वर्गमूल कितना होता है, 12। तो 12 हमारे पास उत्तर हो गया। इसको ऐसा ही करना है, लिखना नहीं है कुछ भी, ये आसान तरीका है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ठीक है
सवाल कहा गया है कि एक वर्ग की भुजा 10% बढ़ जाती है यदि इसका क्षेत्रफल 10% बढ़ेगा तो। अब थोड़ा मेरी बात को समझिए, वर्ग की भुजा 10% बढ़ जाती है जब इसका क्षेत्रफल कितने, सॉरी उल्टा हम पढ़ लिए, एक वर्ग की भुजा 10% बढ़ जाती है तो इसके क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ेगा, ये पूछा गया है। बात आ गया समझ में। अब देखिए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, एरिया बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर होता है। कलर चेंज करता हूँ, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। आप सभी को पता होना चाहिए ये बातें, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसकी भुजा को 10% बढ़ा देते हैं। तो पहले तो ऑलरेडी 100% होता है, आपको पता है, मैंने बताया हर चीज़ 100% होता है। बढ़ाएंगे तो 10%, 10 में 100 में से, घटाएंगे तो 100 में से। यहाँ पे 10% बढ़ाना, तो ये कितना हो जाएगा 110। 110 बटे में कितना 100, इस पे स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब हमको इसको 2 बार लिखना पड़ेगा, तो फिर से लिखेंगे 110 बटा 100। अब इस 100 को रहने दीजिए, बाकी को काट दीजिए, तो कितना बन जाएगा 121 बटे में कितना 100 आ जाएगा। तो अब देखिए ऊपर वाला वैल्यू नीचे से कितना ज़्यादा है, 21 ज़्यादा है, तो इसका मतलब बोलेंगे भैया हमें कितने की वृद्धि हो गई, 21% की वृद्धि हो गई। यदि कम होता तो कम ही होती, बस 21% की वृद्धि हो गई, सिंपल सी बात। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया भैया, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट होगा। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक ये बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या कहता है। सवाल में कहा गया है कि 26,580 की कीमत की एक वस्तु को 10% छूट पर बेचा जाता है। त्योहार के कारण दुकानदार 5% की अतिरिक्त छूट देता है, उस वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। अरे ये तो और भी आसान सा सवाल है। अरे यार इसमें देखिए क्या हुआ ना, हम ऑप्शन लिखना ही भूल गए हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन लिखना ही भूल गए, तो अब हमें डायरेक्ट पूरा निकालना पड़ेगा इसका। मैं आपको इसका देखिए ऑप्शन तो छूट गया लिखने के लिए, क्योंकि दूसरे पार्ट में और इसलिए मैंने भूल गया इसका। एक बार मैं देख लेता हूँ आगे में, तो नहीं इसका ऑप्शन लिखने के लिए मैं भूल गया, तो इसके लिए सॉरी। मैं आपको डायरेक्ट इसका आंसर बता देता हूँ। देखिए तो हमारे पास में क्या है ना, 26,500 रुपये की कीमत वाली 26,580 वाली कीमत वाली कोई वस्तु है। इस पर तो पहले 10% छूट दिया, तो कितना बचेगा 90 बटा 100, ठीक है। और दूसरा कितना छूट दे दिया गया त्योहार के कारण 5%, तो ये बचेगा 95 बटा 100। अब जैसे ही हम लोग इसको सॉल्व करेंगे ना, तो हमारा उत्तर आ जाएगा। 00 तो कट गया यहाँ से, और काट लिए, 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, अब 5 से काटेंगे 19 पच्चे 95, और 2 से काट लेंगे तो 2 से इसको काट लिया, कितना हमारा कटेगा 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 नम 18। अब कटेगा, अब नहीं कटेगा। अब इसको गुना करेंगे, तो मैं देखिए आपको बता देता हूँ, बुक तो है नहीं, चलिए हम आपको पूरा हमको गुना करना पड़ेगा। तो इसके लिए यदि ऑप्शन रहता तो हम लोग ऑप्शन से आसान हो जाता, ठीक है। थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं आपके लिए आंसर निकालता हूँ। देखिए इससे ना एक तरीका भी आप लोग सीखेंगे। यदि मैं गुना करूँगा 13 2 9 गुने 9 और गुने 19, अब बटे में कितना 10, तो मतलब क्या है, जो भी होगा ना एक अंक के बाद क्या होगा, पॉइंट होगा, एक अंक के बाद पॉइंट होगा। यदि हम इसमें 13 पॉइंट मतलब 13 दशमलव मतलब 13 32.9 कर देते हैं गुने में 19 नमो एक तुल्य से ऐसे रहने देते हैं 9 गुने 19। हम देखिए इकाई अंक से बनाएंगे इसका आंसर। मैं आपको ऑप्शन लिख देता हूँ निकाल करके, एक सेकेंड थोड़ा सा होल्ड कीजिएगा आप लोग। बुक ढूंढ लेता हूँ, बुक कहाँ का, थोड़ा सा वेट कीजिएगा। जैसे ना देखिए ये मैं लिख रहा हूँ, यदि आप ही यही चीज़ करने जाइएगा ना एग्जाम में, तो आपको लेट लग जाएगा। मैं आपको आसान सा टेक्निक बता रहा हूँ, इस तरीके से कीजिएगा ना तो आपको जो है कि आसान हो जाएगा। 95 नंबर का ऑप्शन है, आप लोग लिख लीजिएगा ऑप्शन ए में है 22,725.90, बी में है 23,022.00, सी में है 22,750 और 0.00, और डी में है 22,725.00। अब देखिए ये तो मैंने ऑप्शन लिख दिया आपका। अब थोड़ा मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, इसको बनाने का टेक्निक क्या है। हम लोग क्या ऐसे बनाने, गुना करेंगे तो हो गया मेरा खेल खत्म, गुना ही करते रह जाएंगे, मेरा 2-3 सवाल और छूट जाएगा। इतना टाइम नहीं है हमको, एग्जाम में बहादुरी नहीं कमाना है, हमको एग्जाम निकालना तो समय बचाना पड़ेगा। तो हमको टेक्निक यूज करना है इकाई यूनिट अंक वाला या इकाई अंक वाला। अब इन सभी को गुना करेंगे ना, आप देखिए क्या निकलेगा
9 9 81 और 9 9, मतलब इसका इकाई स्थान पे आएगा 9 आएगा, और 1 अंक के बाद पॉइंट आएगा तो पॉइंट लगेगा, मतलब 0.9 वाला हमारा उत्तर होगा। तो 0.9 वाला कहीं पे भी दिख रहा है आपको तो बोलेंगे सर 0.9 वाला तो एक ही दिख रहा है और कोई नहीं दिख रहा है, तो ए नंबर इसका मतलब ए ही नंबर इसका हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करना है। यदि ऑप्शन रहता तो बहुत आसानी से बना देते हैं हम लोग, यदि नहीं रहेगा तो हमको गुना करना पड़ेगा, इसलिए ऑप्शन होना बहुत जरूरी है जिससे हम लोग जल्दी सवाल सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया, बात समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अब देखिए थोड़ा सा अगला क्वेश्चन क्या कहा गया है, स्प्रिट और जल के 20 किलोग्राम मिश्रण में 10% जल है किसी निश्चित मात्रा में, उसमें और जल डालने पर नए मिश्रण का वजन 25 किलोग्राम हो जाता है, तो नए मिश्रण में जल की प्रतिशत कितनी है। बहुत ही आसान सा सवाल है। देखिए क्या है कि स्प्रिट और पानी है, स्प्रिट और पानी यानी कि जल, ठीक है, और ये 20 किलोग्राम का मिश्रण है। टोटल कितने ग्राम का, 20 किलोग्राम का। तो इसमें जल कितना है, 10% है। जिसमें हम जल निकाल लेते हैं 10% करेंगे तो डबल जीरो तो घटेगा, मतलब 2। इसका मतलब क्या है, स्प्रिट हमारे पास कितना है, अनुपात तो हमें दिया नहीं, स्प्रिट हमारे पास, ये अनुपात नहीं लिखेंगे यहाँ पे, अनुपात हटा दीजिए, ये डायरेक्ट में लिख दूंगा। ठीक है, अनुपात नहीं है, तो हमारे पास मुझे स्प्रिट का मान आ गया कितना, सॉरी स्प्रिट, पहले हम जल निकालें तो जल का मान कितना आ गया, 2 किलोग्राम। 20 किलोग्राम में से 2 किलोग्राम जल है तो बाकी 18 किलोग्राम क्या है, स्प्रिट है। अब क्या कहता है, देखिए किसी निश्चित मात्रा में उसमें और जल डालने पर नए मिश्रण का वजन 25 किलोग्राम हो जाता है। थोड़ा सोचिएगा, मेरी बात ध्यान से समझिएगा। पहले 20 किलो केजी का मिश्रण था, इसमें जल मिला दिया तो ये 25 केजी का मिश्रण हो गया। इसमें कितना केजी हम लोग जल मिलाए हैं, तो बोलेंगे सर 5 केजी मिलाए। सिंपल सी बात है, जल कितना मिला दिए, 5 केजी। तो जल मिला दिए 5 केजी, तो जल में जोड़ दिए कितना हो गया, 7 केजी हो गया टोटल जल। तो टोटल जल की मात्रा कितनी होगी, 7 केजी हो गया। अब हमें बताना है कि कितना प्रतिशत इसमें जल है नए मिश्रण में। अब नया मिश्रण हमारे हो गया 25 केजी का, तो 7 तो हमारे पास में है, 7 केजी जल है। अब बटे कितना में से है, नया मिश्रण हमारे पास में कितना हो गया, 25 केजी का। और गुना कितना करेंगे, 100 से गुना कर देंगे बस। 7 केजी जल, हमें जल का ही तो परसेंटेज निकालना है ना। तो पहले था 2 केजी, अब हो गया 5 केजी जुड़ गया तो 7 केजी जल हो गया। 7 केजी जल, ठीक है, कितना में से, 25 केजी में से। 25 केजी में से 7 केजी जल है, तो गुना कर दें 100% के लिए। तो 25 से काटेंगे, 25 चौके 100, 7 चौके कितना, 28। तो अब जो जल की मात्रा हो गई वो कितना हो गई, 28% हो गई। पहले कितना था, 20% ही था। समझ में आ गया, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा, 3 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 97 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है कि 48 मीटर लंबी और 31.5 मीटर चौड़ी एक निम्न भूमि की ऊंचाई 6.5 डेमी यानी कि डेसीमीटर बढ़ाने के लिए पार्श्व के भूखंड में एक 27 मीटर लंबी और 18.2 मीटर चौड़ी खाई खोदी गई है। खाई की गहराई कितनी है। प्यारे दोस्तों देखिए, एक बात याद रखिए हमेशा, हमारे पास में जो यहाँ पे देखिए, यदि भूमि की यहाँ पे हमारे पास में देखिए, एक चीज याद रखिए, जो भूमि का जो आयतन होता है वो हमेशा बराबर होता है। चाहे आप खोद के निकालें, चाहे आप कुछ भी करें, ठीक है, तो बात बराबर होता है। हमें बोला गया इतना चौड़ा इतना ऊंचा जो है कि इसको बढ़ाना है, ठीक है, और हमें यहाँ पे भूखंड में जो हमको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इतनी चौड़ी हमें क्या बोला गया यहाँ पे देखिए, तो 27 मीटर लंबी और 18.2 मीटर चौड़ी और खाई खोदी जाएगी। ठीक, खाई खोदी गई है, लेकिन गहराई कितनी खोदनी वो पता नहीं है। तो दोनों का जो आयतन होगा ना, दोनों का आयतन बराबर होगा, तो बराबर कर देंगे, आयतन बराबर आयतन, आयतन बराबर क्या करेंगे, आयतन। अब जैसे ही इसमें बराबर करेंगे तो हमें पता चल जाएगा। तो इसका कितना है देखिए, 48 गुने लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है, आप सभी को पता होना चाहिए। एक तरह से घना हो जाएगा, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, याद रखिए ये चीज़ें। 48 गुने 31.5 गुना ऊंचाई कितना है, 6.5 डेमी। देखिए डेसीमीटर है, इसको भी हमें मीटर में बनाना पड़ेगा। अब सोचिए थोड़ा सा, एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, किलो, हेक्टो, डेका मीटर, डेसी, सेंटी, मिलीमीटर। देखिए हमको यहाँ पे क्या है, डेमी यानी कि डेसीमीटर दिया है, तो डेसीमीटर से हमको क्या बदलना है, मीटर में बदलना है। तो जैसे हम नीचे से ऊपर जाते हैं ना, जितना स्टेप ऊपर जाएंगे उतना 10 से भाग देंगे। तो एक स्टेप जा रहे हैं तो एक 10 से भाग देंगे, जैसे इसमें 10 से भाग देंगे ना, तो ये बन गया मीटर में, बराबर हो गया। अब यहाँ पे देखिए इसकी लंबाई क्या है, इसकी लंबाई है 27 मीटर, इसकी चौड़ाई क्या है 18.2 मीटर,
और इसकी ऊंचाई क्या है, ऊंचाई पता नहीं तो ऊंचाई हम लोग h मान लेते हैं या फिर गहराई बोल देते हैं। अब इसको जैसे ही हम लोग सॉल्व करेंगे हमारे पास उत्तर आ जाएगा, बस इनको सॉल्व कीजिए, उत्तर निकालिए। ठीक है, मैं आपको साइड में सॉल्व करके बताता हूँ। देखिए 48 गुने 31.5 गुने यहाँ पे हो जाएगा 6.5 बटे में 10, थोड़ा सा स्पेस बढ़ा रहा हूँ मैं, 27 गुने 18.2 गुने h। अब देखिए दशमलव हटाएंगे तो नीचे कितना आएगा, 10 आएगा। यहाँ पे भी एक और 10 आ जाएगा, यहाँ पे भी एक और 10 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या क्या कटने वाला है, एक 10 तो एक 10 कट गया, काटते जाइए, 5 से काटेंगे तो कितने बार कटेगा, यहाँ से कटेगा, यहाँ से कटेगा। देखिए यदि हम इसको काटना चाहेंगे तो 9 से काट दीजिए, यहाँ पे कितना 9 या 27 है, 9 से काटेंगे तो 9 या 27, 9 5 45 कट गया, और कटेगा, और कटेगा। देखिए 7 से कटेगा, 7 से इसको यदि हम काटेंगे तो कितने बार में कटेगा, 7 दूनी 14 7 6 42, 7 से काटेंगे 7 5 35, और कटने वाला है तो ये इससे काट दिए 5 दूनी 10। ठीक है, और कटने वाला है, देखिए पूरे के पूरे कटने लगेगा ये अभी। अब देखिए यहाँ से देखिए 16 3 48, 16 बार में कट गया, एक एक करके काटते जाएंगे, कटते जाएगा। 2 से काटेंगे 2 8 16, 2 से काटेंगे 13 दूनी 26, 13 से काटेंगे 13 5 65, अब 5 से काटेंगे 5 चौकी, और कटा। 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, पूरा का पूरा कट गया। बचा क्या, देखिए h बराबर क्या बच गया, 2 बच गया, यानी कि 2 मीटर इसकी ऊंचाई बच गई। यही हमारे पास उत्तर आएगा। इतना करने का जरूरत नहीं यार, इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर। बस इसको काटना कूटना है, बस आप समझ लीजिए, इस तरीके से सॉल्व होगा। ठीक है, ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 98 नंबर। 98 नंबर सवाल में क्या कहा गया, यदि कोई व्यक्ति 3 घंटे में इतना किलोमीटर दूरी तय करती है तो 5 घंटे में कितना तय करेगा। यार ये तो एक ही नियम वाला सवाल है, चुटकियों वाला सवाल। देखिए 3 घंटे में कोई आदमी इतना किलोमीटर दूरी तय कर रहा है, यदि इतना किलोमीटर है, इसको हम लोग फ्रैक्शन को हटा देंगे तो कितना आएगा, तो 50 और 51, यानी 51 बटे में कितना 51 बटे 5 किलोमीटर दूरी तय करता है 5 घंटे में। तो हमको कितना निकालना है, सॉरी 3 घंटे में इतना किलोमीटर दूरी तय करता है तो 5 घंटे में कितना तय करेगा। तो बस तो 51 बटे में 5 और नीचे गुने 3, अब 5 घंटे में तय करना है तो 5 से गुना, अब 5 5 कट गया, उत्तर हो गया 51 बटा 3। और 3 से 80, यहाँ पे देखिए कटना था यार, यहाँ पे भी तो कट जाता, फालतू में एक स्टेप बढ़ा दिए। 17 तिया 51 नहीं हो जाएगा, कट जाएगा 17, यानी कि 17 किलोमीटर दूरी तय करेगा। 17 तिया 51, यानी कि हमारे पास जो 5 घंटे में दूरी तय करेगी कितना किलोमीटर, 17 किलोमीटर। बस ये उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सवाल, देखिए आप सभी देख रहे हैं, वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, इसलिए क्लास को लाइक शेयर जरूर किया कीजिए जिससे कि हमें मोटिवेशन मिले। ठीक है, चलिए सवाल में क्या कह रहा है कि 2 संख्याओं के बीच का अंतर 5 है। ठीक है, 2 संख्याओं के बीच का अंतर 5 है। यदि छोटी संख्या में 25 घटाया जाए और बड़ी संख्या में 20 जोड़ा जाए तो अनुपात 1:2 हो जाता है। तो बड़ी संख्या याद करें, आसान सा सवाल है। देखिए बेसिक सवाल है ये, कुछ नहीं है। 2 संख्याओं के बीच का अंतर 5 है, तो यदि हम मान लेते हैं एक संख्या बड़ी संख्या x है, ये क्या है बड़ी संख्या की तरह से, ये क्या है बड़ी, और छोटी संख्या x माइनस क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। हाँ 2 संख्या हो गया छोटी, एक बड़ी x और छोटी हो गया x माइनस 5, 2 संख्या हो गया। अब सवाल में हमें बोला गया है कि छोटी संख्या में 25 घटाए थे, छोटी संख्या में 25 घटाएंगे ना, तो x माइनस 5 में से 25 घटा देंगे, x माइनस 5 में से हम लोग क्या कर देंगे 25 घटा देंगे, x माइनस 5 में से 25 घटा देंगे। और इनमें से क्या बोला है, यदि हम बड़ी संख्या में 20 जोड़ देंगे, तो बड़ी संख्या x था इसमें 20 जोड़ देंगे, तो इसका जो हमारा जो रेशियो निकल गया वो रेशियो हो जाएगा 1/2। तो बस इनको सॉल्व करेंगे उत्तर आ जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा -30, इसको गुना करेंगे तो देखिए कितना आएगा, इसको गुना करेंगे तो x मतलब 2x अब -30 दूनी कितना 60 बराबर कितना x + 20। तो इधर ले आएंगे, एक x घट जाएगा तो x बराबर कितना हो जाएगा, इसको ले जाएंगे इधर में 80 हो जाएगा। तो हमें पूछा क्या गया था, ये हमारे पास x का मान यानी कि बड़ी संख्या निकल के आ गया कितना 80, और हमें पूछा गया था बड़ी संख्या ही पूछा गया था, तो आंसर कितना आ गया 80 हो गया, यानी ऑप्शन नंबर ये हो गया। यदि हमें छोटी संख्या पूछा जाता तो इसमें 5 घटा देते हैं, छोटी संख्या कितना हो जाता 75 हो जाता। ठीक है, जो आंसर पूछा जाए वो आंसर निकाल लीजिए।
ठीक है। अब देखिए ये जो है हमारा लास्ट वाला है। प्यारे दोस्तों, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, यदि आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिले, और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि आपको इसी तरह का वीडियो कंटेंट चाहिए, यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट हो सकता है क्लास में प्रोवाइड करवाऊँगा। ठीक है, चलिए अब देखिए सवाल में कहा गया है एक धनराशि, इस हमारे जो कि चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल है। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ और थोड़ा सा ऊपर, चलिए इतना सही है। एक धनराशि वार्षिक तौर पर लगाने वाले चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों के बाद 10,648 रुपये हो जाती है और 2 वर्षों के बाद 9680 रुपये हो जाती है। ब्याज की दर कितनी है? देखिए प्यारे दोस्तों, बहुत ही आसान सा सवाल है, थोड़ा मेरी बात ध्यान से समझिएगा। देखिए आपको एक चीज़ समझना है, तो 2 साल में हमको इसका क्या करना है ना, रेशियो करना है। देखिए यहाँ पे क्या है ना, 2 साल, आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि साधारण ब्याज क्या होता है, हर साल बराबर होता है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है इसको ब्याज पर ब्याज मिलता है। ब्याज पर ब्याज का मतलब क्या होता है, यदि हमारे पास में जैसे 1, 2, 3 साल तक हमारे पास में ब्याज चलेगा, ठीक है, 1 से 3 साल तक ब्याज, सपोज दैट ये मानिए कि मैं आपको बता नहीं रहा हूँ, यदि ये पहला जो है कि देखिए ये क्या है, मतलब प्रिंसिपल है, ठीक है, ये प्रिंसिपल है, यदि हमने प्रिंसिपल लगाया कुछ भी, और ये ये तो यदि 1 साल यहाँ हो गया, ठीक है, यदि मान लीजिए 2 साल के बाद, यदि 3 साल के बाद यदि मैं बात करूंगा, समझाने की मैं बात कर रहा हूँ, बस आपको समझना है। यदि आप ये समझ जाएंगे, ये चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा, आपका गारंटीड है। ठीक है, तुरंत निकल आंसर निकल जाएगा। देखिए तो ये प्रिंसिपल मैंने लगाया, तो यदि 2 साल के बाद यदि हमें 2 रुपये का जो कि इंटरेस्ट मिल रहा है, 2 रुपये का इंटरेस्ट मिला, ठीक है, अब क्या होगा, यदि यही धन हमारा तीसरे वर्ष के लिए चलता है ना, तो ये मूलधन हट करके अब इस 3 वर्ष के लिए ये बन जाएगा इसका मूलधन। मतलब क्या होता है कि जो पहले वर्ष के लिए तो ये वाला इसके लिए तो ये मूलधन है, लेकिन तीसरे वर्ष के लिए दूसरे वर्ष वाला जो ये मिश्रण है, ये मूलधन बन जाएगा। कि तीसरे वर्ष का जो मूलधन होता है ये दूसरे वर्ष का मिश्रण होता है। इसका मतलब दूसरा जो वर्ष है ना, एक तरह से ये वाला हमारा वैल्यू मूलधन बन जाएगा, और ये वाला वैल्यू क्या बन जाएगा इसका, ये सॉरी उल्टा बोलता है, ये इसके लिए क्या बन जाएगा, मूलधन बन जाएगा। किसके लिए? 3 वर्ष। 2 वर्ष वाले का जो मिश्रधन है ये 3 वर्ष वाले के लिए मूलधन की तरह काम करेगा। समझ गए? अब आपको देखिए आसानी से सॉल्व हो जाएगा, समझिएगा। तो दोनों के बीच में कितने का अंतर है? 1 वर्ष का अंतर है, तो बस आसानी से चुटकियों में सॉल्व होगा। तो हमको इसका अनुपात करना है, तो 96 80 बटे में क्या करना है, 10 648। अब हमको इसको काटना है, ठीक है, अब इनको हमको काटना है। तो देखिए जितने वर्ष का अंतर है उतना इसको पावर देना है। यहाँ पे इसे 3 और 2 है ना, ये वाला 2 वर्ष का है, ये कितने है, 3 वर्ष का है। तो जितने का अंतर होगा इस पर हम लोग पावर लगाते हैं। 1 का अंतर है, 1 पावर लगाएंगे, ठीक है, मतलब एक तरह से रूट में, तो कोई मतलब ये फर्क नहीं होगा इससे, ये हमको रूट नहीं लगाना है, पावर बोलते हैं इसको, ठीक है। ये उल्टा होगा तब ये रूट में लगेगा। तो आप ये समझिए कितने वर्ष का अंतर चल रहा है, 1 वर्ष का अंतर। तो आपको कुछ नहीं करना है, तो बस आपको इसको कटाना है। तो काट दीजिए, यहाँ से काटेंगे तो कितने बार में कटेगा, 4 से कटेगा दोनों, 4 से काटेंगे कितने बार में कटेगा, देखिए तो 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 4 दूनी 8, और इसको भी काटिए, तो 4 दूनी 8, 4 छके 24, 2 बच गया, फिर वो 4 छके 24 और 4 दूनी 8, फिर कटेगा देखिए 4 से नहीं कटेगा, अब 2 से कटेगा। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 0, और 2 से काटेंगे यहाँ पे कितना आएगा, 2 एकम 2, 1 सेकंड रुक जाइए, हमें कुछ डाउट लग रहा है, मिस्टेक हो रहा है यहाँ पे शायद। क्या मैं इसको 4 से 4 से काट के देखता हूँ। 4 दूनी 8, 2 बचा 4 छके 24, फिर यहाँ पे कितना बच गया, 2 बचा 4 छके, यहाँ देखिए 6 हो गया ना, यहाँ पे 6 होगा। मिस्टेक हमें पता चल गया, डाउट की कुछ मिस्टेक हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे कितने बार कटा है देखिए, 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 छक 24, 4 छक 24, 4 दूनी 8, ये होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, और यदि हम इसको 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 एकम 2, ये हो गया, ठीक है। और यदि हम इसको फिर से देखिए कितने से काटेंगे, 11 से काटेंगे। यदि 11 से काटेंगे, 11 कर रहा है 21 से, 11 बार में कट गया। 11 से काटेंगे देखिए, तो 11 का में 11 है, 11 दूनी 22, 11 का में 11, इतने बार में कट गया ना। अब यदि हम इसको काटेंगे 11 से, तो 10 बार में कटा, इसको 11 से काटेंगे 11 बार में कटेगा। तो मतलब क्या है, हमारे पास में रेशियो निकल के आ गया 10 बटा में कितना, 11 है। देखिए ये हमारे पास में क्या है, प्रिंसिपल है, ये क्या है हमारे पास में, अमाउंट है। तो ब्याज कितना निकला, ब्याज कितना निकला, 1 रुपये का ब्याज मिला ना, इसी का तो हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो बस लगाए थे 1 रुपया, 10 रुपया, मिला कितना, 11 रुपये, ब्याज कितना
1 रुपया। तो इसको बस सिंपल सी बात है, 1 गुना 100 बटे में क्या है क्रय मूल्य, मतलब ये जो परसेंटेज निकालने का तरीका ये होता है ना, तो परसेंटेज निकाल लीजिए, यहाँ पे कितना है रेट निकल जाएगा। तो 1% का ब्याज मिला है, 1 गुना 100 बटे कितना 10 पर, 10 से बाहर का जैसे जैसे काटेंगे तो हमारे पास में 10 रुपया, हमारा जो 10% हमारा जो है इसका क्या निकल जाएगा, रेट निकल जाएगा। समझ आ गया। बस इसको काटने कूटने में ही जो टाइम लगा। 10 रुपया प्रिंसिपल था, मिश्र धन कितना निकला हमारे पास में 11 रुपया, तो ब्याज कितना हो गया 1 रुपया। तो 1 रुपये को हमको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, 1 गुना 100 बटे जो मूलधन होता है, मूलधन नीचे रख दिए, बस ये हमारे पास रेट निकल गया। ठीक है, आंसर कितना हो गया 10%, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। ठीक है, उम्मीद है प्यारे दोस्तों आपको पूरा का पूरा जो कि क्लास समझ आया होगा। ठीक है, यदि आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है, जिससे कि आप सभी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कंटेंट मिल रहा है। आपको इसी तरीके से मैंने आपको बता दिया कि मैराथन क्लास भी चलने वाला है संडे को, जिसमें आपका एक टॉपिक एक बार में कवर होगा, मैथ का बेसिक वाला। ठीक है, हो सकता है रीजनिंग का भी चले, तो आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत। ठीक है।